कि एक टेक्निक ये होती है कि आप तरतीब से कंटेंट्स को लेके चल रहे हो। लाइक हमारे पॉलिटिकल साइंस में अगर हम बात करें तो सबसे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हैं, तो उसमें बहुत से फिलोसफर्स हैं और उन फिलोसफर्स को हम तरतीब से पढ़ रहे होते हैं और एक एक ऊपर प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। और जब 15, 20, 25 पढ़ के और 5-7 लेक्चर्स देने के बाद हम जब पास पेपर्स की तरफ जाते हैं, लास्ट 5 इयर्स पास पेपर्स का रिव्यू लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि जी इसमें तो 3-4 फिलोसफर्स ऐसे थे जो इन्फ्लुएंशियल थे, जिनके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, और 3-4 में से भी उनकी कुछ चीजें ऐसी थी, कुछ थ्योरीज ऐसी थी जिसको वो रिपीट कर रहा है या फोकस कर रहा है, बाकी तो इररिलेवेंट था। वो के वो कंटेंट्स में शामिल है, सिलेबस में शामिल है, लेकिन बिकॉज के दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर अस, तो हम उसके ऊपर अपना आपका ये अपना टाइम जो है वो वेस्ट हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उन टॉपिक्स को आएंगे। तो इसलिए मैं उस हिसाब से आपको लेके चल रहा हूँ। लाइक लास्टली फाशिज्म को हमने फोकस किया, तो मैंने आपको पास पेपर्स में से 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे बताए विद रेफरेंस कि जी सीएसएस 2020 में क्या आया, 19 में क्या आया, 18 में क्या आया, नॉर्मल कि जी आप उनको इवैल्यूएट कर सकें, देख सकें, और वो वहां पे 6 से 7 क्वेश्चंस थे और किस एस्पेक्ट से, क्योंकि वो बार-बार रिपीट टॉपिक हो रहा था, हमने उसको प्रायोरिटी में कर लिया। इन द सेम वे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सोशल। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बेटा इंटरलिंक्ड होती हैं, जो आप नहीं समझ पाएंगे ना, बिकॉज के आप जैसे किसी ने पहले पॉलिटिकल साइंस को उस तरह से पढ़ा ही नहीं है और सीएसएस के सिलेबस में भी नहीं पढ़ा, तो मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैंने उसको कई दफा पढ़ाया है और सीएसएस के सेशंस में पढ़ाया, लिहाजा आई कैन नो बेटर कि जी मुझे किस तरह से उसको देखना है। लाइक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, और इसके बाद अगला जो टॉपिक है आज की हमारी डिस्कशन का वो सॉवरेनिटी है। तो सॉवरेनिटी को मैंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बाद रखा है, उसकी वजह कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में जो है वो आज हम थॉमस हॉब्स को पढ़ने जा रहे हैं, जॉन लॉक को पढ़ने जा रहे हैं, रसूल को पढ़ने जा रहे हैं, और सॉवरेनिटी की जो एट्रीब्यूट्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन मोस्टली मेकअप हो रहा है, तो सॉवरेनिटी की एट्रीब्यूट्स के ऊपर जो है रसूल की अपनी एक पूरी फिलॉसफी है सॉवरेनिटी के लिए, जिसको हम पॉपुलर सॉवरेनिटी कहते हैं। तो जब हम यहाँ उसको पढ़ लेंगे, डिटेल में देख लेंगे, तो जब हम जाके सॉवरेनिटी की टाइप्स में पॉपुलर सॉवरेनिटी के ऊपर बात करेंगे तो आपको बताना ही पड़ेगा। बहुत सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, और जब हम उस टॉपिक में उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको दोबारा नहीं बताना पड़ेगी। सो ये सारी डिस्कशन का मतलब ये है बेटा कि जिसका काम उसी को साजे। दिस इज माय ड्यूटी टू लीड यू पीपल, सो यू शुड ट्रस्ट ऑन अस, एंड इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल सी। ठीक है, और अगर किसी को कोई रिजर्वेशन हो, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है, कोई इशू आता है, तो मैंने आपको पहले भी अर्ज की थी कि आपने पहले मेरे साथ वो जरूर डिस्कस कर लेना है एंड देन आपको यू। ठीक है, सो ये कुछ। अच्छा, दूसरा आज की क्लास में कुछ नए चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, वेलकम टू यू पीपल। बेटा पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ रहे हैं और मेरा नाम इस्माइल है, और हम पॉलिटिकल साइंस का 1-2 लेक्चर्स अभी हुए हैं, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जी कुछ हमने हिरार्की में पढ़ लिया है तो आपने नहीं पढ़ा तो वो रह गया है, तो ऐसा नहीं है। 1-2 लेक्चर्स में जो हमने लाइक फाशिज्म का एक कॉन्सेप्ट, हमने एक थ्योरी डिस्कस की है जो जिसमें आप नहीं थे, तो वो थ्योरी हम एक्सक्लूसिवली किसी लेक्चर में अलग से मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है ना, तो उस थ्योरी का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ना। दिस इज न्यू वन फॉर यू एज वेल एज फॉर एवरीवन हियर, सो परेशान नहीं होना। ठीक हो गया जी? सर एक क्वेश्चन है, सर जैसे ये क्वेश्चंस है पास पेपर में जो टॉपिक्स को किया जा रहा है, तो हम उनको मतलब पहले कर रहे हैं, तो ऐसे कंटेंट्स जिनको पेपर में टच नहीं किया हुआ तो हम उनको करेंगे। देखें, अगेन बात हुई है कि जब आपके पास एक लिमिटेड टाइम लिमिट है और टारगेट्स हमारे सामने, आपके और भी सब्जेक्ट्स हैं, आपको बहुत कुछ पढ़ना है विद इन टाइम लिमिट्स। एक वेस्टर्न फिलोसफर है जिसको वो पिछले 12-13 साल से बिल्कुल उसमें बात ही नहीं कर रहा। 12-13 साल से ना, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल होता है ना, किसी टॉपिक को वो एटलीस्ट 4th पेपर में, 5th पेपर में या किसी स्टेज पे रिपीट कर रहा है, जैसे दैट इज एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट फॉर अस, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज है वो उसको छेड़ ही नहीं रहा और कई सालों से, तो व्हाई वी हैव टू बी वेस्ट आवर टाइम ऑन दैट। नहीं वो देखिए बेटा, फिर बात हुई है लाइक हम सिर्फ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स की बात करें तो दोज आर मोर देन 20, और एक फिलोसफर को अगर हम डिस्कस करने लगे तो एक लेक्चर में एक नहीं कवर होता, क्योंकि हमने उसकी सारी बायोग्राफी और उसकी सारी थ्योरीज और सब कुछ पढ़ना है ना हिस्टोरिकली। तो 20 से 25 लेक्चर्स आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए चाहिए, जो कि 25% ऑफ, जिसमें से 25% के मार्क्स का वो पेपर है।
तो अब हम 25 लेक्चर्स उसको दे देते हैं, फिर आगे मुस्लिम फिलोसफर्स हैं तो 15-20 उसके लिए चाहिए, तो 35-40 लेक्चर तो फर्स्ट 50 मार्क्स के लिए चाहिए, एंड देन फिर अगला सिलेबस भी है। तो फिर उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पॉलिटिकल साइंस के लिए जो है वो आप मुझे कोई 6 से 7 महीने अलॉट करवा दें और आप लंबे लेक्चर्स के लिए टाइम अवेल करें, तो समझ गए। सो हमेशा से ये होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने वो फोकस करना है जो फोकस हो रहा है, ठीक है जी। और जो मोस्ट अच्छा, दूसरी बात, प्रायोरिटी में हम वो चीजें करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर एक टॉपिक जैसे मैंने बताया कि फासिज्म का क्वेश्चन 6 दफा आ गया पिछले 5 सालों में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने सबसे पहले उसको डिस्कस कर दिया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का मैं भी आपको, अच्छा दूसरा होता है कि एक बंदा जनरल बात कर देता है कि ये पे क्वेश्चन आ रहा है जी, ये इंपॉर्टेंट है जी, नहीं, मैं तो बेटा आपको ईयर बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर बताता हूँ और फिर क्वेश्चन बताता हूँ, एंड यू विल चेक, तो वो अवेलेबल है वहां पे। तो अगर वो क्वेश्चन लास्ट 5 और फिर मैंने पास्ट पेपर्स को प्रीवियस डिस्कस नहीं करा, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि जी लास्ट 5 ईयर ऑलमोस्ट देखने वाला रेलेवेंट होता है, पीछे कोई और स्ट्रेटेजीज चल रही होती है 1 साल तक बहुत, तो लास्ट 5 ईयर्स में अगर एक चीज बार-बार टॉपिक डिस्कस हो रहा है तो इसका मतलब है कि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने इसको प्रायोरिटाइज इस तरह से किया। तो आप चूंकि बच्चे हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग्स और आपकी जो परसेप्शंस होती हैं, तो आप जल्दी से घबरा भी जाते हैं, जल्दी से प्रेडिक्शंस भी दे देते हैं, जल्दी से ये भी परसीव कर लेते हैं कि जी आई एम मोर देन द पर्सन हु इज स्टैंडिंग देयर। तो जब आप इस तरह की प्रेडिक्शंस और परसेप्शंस बेटा ले लेते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि सीखने के लिए जो सबसे पहली मंजिल है वो अदब की है, और वो इस चीज की है कि यू हैव टू ओन द पर्सन एंड द पर्सनैलिटी हु इज स्टैंडिंग बिफोर यू, ठीक है जी। और देन जब आप ये सारे बैरियर्स तोड़ लेंगे और अपने ज़हन में ये लाएंगे कि भाई मैं सीखने के लिए यहाँ हूँ, मैं कोई परसेप्शन से ऑब्जर्वेशंस के लिए नहीं हूँ, और फिर हम सारी चीजें लेके तो फिर हम उसको अकॉर्डिंगली, तो ये चूंकि मेरे ज़हन में चीज़ आ रही थी, तो लास्टली चूंकि एक्सपीरियंस भी हो चुका था, तो इसलिए मैंने जरूरी समझा कि आपसे डिस्कस कर लूं। क्लियर? यस 5 मिनट डायरेक्ट करवा देते हैं। अच्छा बेटा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, एक एक चीज को अगर देखें तो सोशल का मतलब ये है कि दिस बिलोंग्स टू सोसाइटी, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि कोई एग्रीमेंट होने जा रहा है, तो मीन्स टू से कि सोसाइटी के अमंग या सिंपली सिटीजन और स्टेट। अब देखें ना, एक तरफ तो सिटीजन है, शहरी हैं, लोग हैं, अवाम है, पॉपुलेशन है, जो कि इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर अ स्टेट। आप जब स्टेट के एलिमेंट्स पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज ही पॉपुलेशन, लोग होंगे तो मुल्क बनेंगे, लोग होंगे तो सोसाइटीज बनेंगी। तो एक तरफ तो सिटीजन्स हैं, सोसाइटी है, लोग हैं, अवाम है, पॉपुलेशन, ठीक। दूसरी तरफ अल्टीमेट में कौन सी चीज बचती है, वो स्टेट। आप एलिमेंट्स में पढ़ते हैं जी, पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, ओके, देन फिर आप कहते हैं जी रूलिंग अथॉरिटी या सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी जो पावर्स होती है रूलिंग अथॉरिटी के पास होती हैं, आपने लीगली और एक्सटर्नली और इंटरनली और डी फैक्टो और डी जोरो उनको एलोकेट की होती हैं। तो मींस टू से कि वो दोनों चीजें मिलके क्या है, स्टेट। तो सिटीजंस और स्टेट के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के ऊपर बात हो रही है इस थ्योरी में, ठीक हो गया जी। कि जी लोग, अच्छा आप बेटा ये ज़हन में रखें, इसके ऊपर इधर हम इसकी थोड़ा सा इसको हिस्टोरिकली देखें, तो सोक्रेट्स यानी सुकरात हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, प्लेटो से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है, लेकिन चूंकि he is to be considered as father of political philosophy, तो लिहाजा हम इनकी बात जरूर शामिल करते हैं। सोक्रेट्स ने भी किसी ना किसी अंदाज में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे बात की थी। ये बात करने का मतलब आप मेंशन कर सकते हैं इन योर एग्जाम, इन योर पेपर, इन योर क्वेश्चन। आपको बताना ये मकसद है कि ये बहुत पुरानी थ्योरी है, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है वो के ये कई 100 साल पुराना है, ठीक है। सोक्रेट्स के एथेंस के दौर से और ऑनवर्ड उससे चल रहा है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये हमें कैसे पता चलता है कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को फॉलो करते थे, वो हमें इनके जो स्टूडेंट थे प्लेटो यानी अफलातून, उनकी लिखी हुई एक बुक जो ओन नहीं करते, वो कहते हैं कि बेसिकली यू नो दैट के सोक्रेट्स थे, हमने इसमें शायद पहले बात की हुई है कि सुकरात ने मोस्टली डायलॉग बेस्ड बातें की हैं ना, तो उन्होंने कोई रिटन फॉर्म में इतना काम उनका नहीं है। तो उनके जो शागिर्द प्लेटो थे, उन्होंने उनके डायलॉग्स को अपनी एक बुक की शक्ल में पब्लिश करवाया, मतलब उसको मेंटेन किया। तो प्लेटो ने सोक्रेट्स की वो सारी की सारी जब डायलॉग को मेंशन कर रहे थे तो उन्होंने एक बात की,
उन्होंने कहा कि, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि सोक्रेटिस जो थे, यू नो दैट, के उन्होंने जहर का प्याला पिया, कप ऑफ पॉइजन लिया और जो भी सीन हुआ, उन्होंने कहा कि जब मुझे जेल में रखा गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये थी कि मैं वहां से रन अवे हो जाता, भाग जाता या भागने की कोशिश करता। ऑप्शन थी ना, जेल में है, आपको पता है कि आपको मार दिया जाएगा और आप हक पे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं हक पे हूं, तो ही हैज एन ऑप्शन कि वहां से भाग जाते। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? ही सेड के मेरा स्टेट के साथ, मैं सिटीजन हूं और मेरा स्टेट के साथ एक एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था, इसलिए मैं स्टेट के लॉज को, स्टेट की सॉवरेनिटी को, स्टेट की रूलिंग अथॉरिटी को ओन कर रहा था। बावजूद इसके कि आई नो दैट के मेरे साथ ये जो हो रहा है उसको तो गलत मान रहे थे, और ही हैज द कैपेसिटी कि मैं ट्राई तो कर लेता, लेकिन उन्होंने भागने की कोशिश भी नहीं की और स्टेट ने जो उनको कप ऑफ पॉइजन दिया वो लेके इनटेक भी कर लिया और डेथ भी हो गई। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा, यानी मैंने अपनी जान दे दी है ओनली बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट। दिस इज मेंशन्ड बाय प्लेटो, ठीक है जी, इन अ बुक। मीन्स टू से कि सोक्रेटिस जो थे, जो फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी थे, वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को मानते थे। इसकी हिस्ट्री इतनी पुरानी, ठीक है जी। अच्छा बेटा, नो यूज ऑफ मोबाइल, दिस इज बैन। नेक्स्ट बेटा, अच्छा अब देखें सिटीजन जो है और स्टेट और सिटीजन के दरमियान जब एग्रीमेंट होता है तो सिटीजन जो है वो अपनी फ्रीडम या लिबर्टी, ठीक है, वो सारी की सारी ओन, मतलब हैंड ओवर कर देते हैं टू सम एक्सटेंट। किसके ऊपर? स्टेट के जो लॉज हैं या स्टेट के जो ऑर्डर्स हैं या स्टेट की जो रेगुलेशंस हैं उनके लिए, ठीक है जी। किस सेंस में? वो कहते हैं कि जी जो आप कॉन्स्टिट्यूशंस या लॉज, जो आप कॉन्स्टिट्यूशंस या लॉज बनाएंगे तो हम उसको ओन करेंगे, मानेंगे, जैसे स्टेट कहेगी। ठीक हो गया? तो जब ये ओन कर लेते हैं तो मीन्स टू से कि सिटीजन और स्टेट के दरमियान सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी साइन हो गई। अच्छा, एक बात आप ध्यान में रखें कि ये थ्योरी बेटा जो होती है ये बेसिकली अनरिटन है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बंदा पैदा होता है तो स्टेट जो है वो कोई बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट या एमओयू लेके उनके घर पहुंच जाते हैं कि भाई ये जल्दी से बच्चे के पाँव का अंगूठा लगवा दें या इसको साइन करवा दें, ये स्टेट में आ गया है तो वरना स्टेट में ये नहीं रह सकेगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट करवा दें। ऐसा नहीं है। बेसिकली ये जो एग्रीमेंट होता है ये अनरिटन है, ठीक है जी। और सेकंड वन ये है बाय बर्थ है। ऐसा भी नहीं है कि जी एक, आपको पता है कि ये पोस्टल बच्चों के लिए भी प्रिजन होती है, जेल होती है, कवानीन होते हैं, वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं लेकिन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बच्चा पैदा हो तो वो कहे जी अभी तो ये वायलेशन या ये कत्ल या ये कोई ऐसी गलती या ये कोई इससे हुआ है, और लेकिन ये कि अभी इस पे कानून अप्लाई नहीं होते। वो कहे जी क्यों नहीं अप्लाई होते? क्यों जी उसकी उम्र थोड़ी थी, अभी तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमारी साइन नहीं हुई। तो इस तरह से तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी भी अभी पेंडिंग है, मैंने अभी साइन नहीं किया, मैं कल साइन करूंगा, मैं परसों करूंगा। तो ये अनरिटन है, अंडरस्टूड है और बाय बर्थ है और इनहेरिटेड है। अगली जो चीज बेटा आप देख सकते हैं क्या है? इनहेरिटेड, यानी आपके फादर ने साइन किए हुए, दैट्स व्हाई आपके कहने से वो साइन हुए हैं। समझ गए? यानी ये कॉन्सेप्ट नहीं कि बच्चा कैसे करेगा, वो बच्चा तो भी तो आपके फादर ने किए हुए ना। जब फादर ने किए हैं तो इसका मतलब उसके बच्चे के भी, और फादर जब पैदा हुए थे तो उनके फोर फादर एंड ऑनवर्ड ग्रैंडफादर। तो यानी बाय बर्थ, इनहेरिटेड, अनरिटन, बाय बर्थ ये एक एग्रीमेंट हो जाता है, जिसकी एग्रीमेंट की बुनियाद के ऊपर लाइक आप बाहर जाते हैं रोड्स पे और बेटा आप जाके ट्रैफिक लॉज को फॉलो करते हैं, आप कोई क्राइम नहीं करते हैं, आप थेफ्ट नहीं करते, आप किसी को जो है किसी पे ज्यादती नहीं करते, किसी से कोई चीज चुराते नहीं है, जितनी भी चीजों को अवॉइड करते हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यू हैव साइंड दिस कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक हो गया? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? यहां तक किसी को कोई इशू तो नहीं है? ये एक जनरल कॉन्सेप्ट था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या होती है, यानी सोसाइटी यानी सिटीजन्स पीस के लिए। अच्छा अब देखें, जब ये साइन कर लेते हैं, हम कहते हैं कि जी मेरा दिल ये कर रहा था कि मैं इस टाइम जो है यहाँ पे जो है लाइक मेरा दिल ये कर रहा था कि यहाँ पे इस टाइम मैं खड़े होकर बाहर फायरिंग करता,
जब मैं कोई ऐसी एक्टिविटी करता जो उसके जो लॉज अलाउ नहीं करते, मतलब लिबर्टी के साथ मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज ही हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द स्टेट। अच्छा, तो ये जब उसने अपनी ये जो फ्रीडम थी, ये जो अपनी फ्रीडम थी, ये जो लिबर्टी थी, ये जो अपने राइट्स थे, ये जो अपनी विल थी, ये जो अपनी विल थी, जब उसने ये सारा कुछ स्टेट मतलब ओन कर लिया है, तो स्टेट ने उसको उसके बदले में क्या दिया? द थिंग इज, स्टेट कहती है कि जी आप ये लॉज हमारे माने और इसके बदले में हम आपको देंगे, क्या देंगे? आप प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है जी, वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ होगी, वो प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी होगी, ठीक है जी, वो प्रोटेक्शन ऑफ योर सेल्फ होगी, वो प्रोटेक्शन ऑफ योर राइट्स होगी। देखें, आप फॉलो कर रहे हैं तो आपके जो लाइक राइट्स है वो भी हम डैमेज नहीं होने देंगे, आपके जो बेसिक और फंडामेंटल राइट्स है वो भी आपको मिलेंगे। तो वो स्टेट ये वो ऑफर करती है, सिटीजन उसके बदले में ये ऑफर करता है, और पीस फॉर द सोसाइटी के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी साइन हो जाती है अमंग द सिटीजन एंड स्टेट। ठीक हो गया बेटा? यहां तक कोई कंफ्यूजन? इसमें सिर्फ प्रोटेक्शन को हम मेंशन करेंगे जी, स्टेट की तरफ से। एग्जैक्टली, स्टेट ही साइन करता। ठीक हो गया? हाँ, आप बेटा इवन देखें, वो जो सॉक्रेटिस की मैंने बात की कि अगर कोई अपने इन लॉज को वायलेट करता है तो स्टेट उसको पनिशमेंट करती है। तो वो जो पनिशमेंट ले रहा होता है, लाइक सॉक्रेटिस ने ली स्टेट की तरफ से, तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ले रहा होता है ना। वरना कहेगा जी मैं नहीं मानता किसी कानून को, आपके कानून को। ठीक है जी, तो अगर आप कोई कहे उठ के कि जी मैं आपके मुल्क के कानून को नहीं मानता, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, किसी चीज को नहीं मानता, तो इट मींस के स्टेट विल डिसोन हिम। तो वो कहेगा जी चलें, आप फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, हमारे लॉज को नहीं मानते, तो आप हमारे स्टेट से बाहर जाएं, हम आपको नहीं मानते, हम आपको नेशनलिटी नहीं देते। ठीक है, तो नेशनलिटी आपको किस बेस पे मिल रही है? स्टेट की ओनरशिप किस बेस पे मिल रही है? बिकॉज ऑफ दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये दिस हैज बीन साइंड बाय यू एवरीवन इंक्लूडिंग मी, सब ये साइन कर चुके हैं बाय बर्थ। ठीक हो गया जी? और दैट्स व्हाई हमें स्टेट ओन किए हुए है, दैट्स व्हाई हमें स्टेट प्रोटेक्शन दिए हुए है, दैट्स व्हाई हमें अगर कोई वायलेशन नजर आती है, हमारे राइट्स के ऊपर कोई बात आती है, तो हम स्टेट को जाके चैलेंज और क्लेम करते हैं कि व्हाट इज दिस, व्हाई दिस इज बीइंग हैपनिंग। तो स्टेट जो है वो आपको रिस्पोंड करती है ओनली बिकॉज़ ऑफ दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। कांसेप्ट इज क्लियर? एनी क्वेश्चन? जी सर, ये अनकॉन्शियस होती है इंसान। हां सर, ये बर्थ अनकॉन्शियस क्या होता है? मैं आपकी बात नहीं समझा। सर, अनकॉन्शियस होती है, ये बताना मुझे कुछ पता चल जाता है। अनकॉन्शियस क्या? मुझे बताता भी नहीं, मुझे पता चल जाता है, तो मैंने सीखा। देखें, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये कानून है और कानून में इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मतलब मैं कोई ऐसी किसी को मैं हिट कर दूं और उससे उसकी टांग टूट जाए और बाद में कहूं कि मुझे तो पता नहीं था कि जी टांग टूट जाए तो ये गलत होता है इससे, या मैं जो है वो इनकी ये कॉपी छीन लूं और मैं कहूं जी मैं तो मुझे नहीं पता था कि यार ये कॉपी छीनने से आपका लॉस हो, मैं चीज चुरा लूं, मैं कहूं जी मैं बस मुझे अनकॉन्शियसली डजंट मींस। दैट्स व्हाई देखें ना, आपको एडिक्शन की क्यों अलाउ नहीं करती स्टेट, और जहां पे अलाउ होती है तो वहां पे जो है एरिया फिक्स करके ताकि जनरल मैसेज को ऐसा ना करें, तो उसके लिए भी स्टेट ने लॉज बना, मतलब जो स्टेट्स ने लॉज बनाए हैं आपको वो फॉलो करने हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। क्लियर? तो सिंपल वर्ड्स में ये हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि as soon as you become the citizen of a state you have signed the social contract with it. Yes. Now you have to sign बेटा, मतलब already you have signed. ठीक है जी? अच्छा, अब देखें, मैं आपकी एग्जांपल आपको रिसेंटली दे रहा हूँ। बहुत से अफगान जो सिटीजन हैं, आपने देखा होगा कि वो यूएस पहुंचना शुरू हो गए, जो गए हैं, तो वहां जाके वो कहेंगे ये यूएस का जो रूल है ये तो हम नहीं मानते, ये भी नहीं मानते, ये नहीं मानते। तो अगर वो ऐसा करेंगे तो दे विल क्या करेंगे? उनको शायद उनके नहीं भागेगा, तो उनको उन करना पड़ेगा ना, उनकी जाके अगर वो नेशनलिटी लेते हैं या कोई ऐसा सीन, तो वो फिर उनको लाइक जाते हैं उन्होंने उतार के उनको वो सारा वो किया है कोविड वाइज ये वो सारा वो मान रहे थे ना, तो बंदा वहां पे नहीं मैंने ये नहीं कराना, मैंने वो नहीं कराना, तो उनको वहीं से डिपोर्ट कर देंगे ना। तो ये क्या है, वो ऑटोमेटिकली, मैंने एज आई टोल्ड यू कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज नॉट रिटन फॉर्म इन रिटन फॉर्म, और जब आप किसी स्टेट को जाते हो स्टेट आपको ओन करती है और आपको नेशनलिटी मिलती है, तो इट्स मीन कि वो खुद ब खुद आपने ओन कर ली कंसेप्चुअली। जी नेशनलिटी जरूरी तो नहीं, लाइक जो पाकिस्तानी ओवरसीज वगैरह में जाते हैं। हाँ, तो बेटा वो वहां जाके उन रूल्स को फॉलो करते हैं ना, तो बेटा नेशनलिटी इज नॉट द कंडीशन, बट ये कि आप उन रूल्स को जब फॉलो कर रहे थे तो मींस टू से कि आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी साइन हो गई। तो क्लियर हो गया जी? जी बेटा, मतलब डिफरेंट जब किसी सोसाइटी को अडॉप्ट कर लेंगे तो एग्जैक्टली, नॉट द स्टेट बट इवन द सोसाइटी,
इवन द सोसाइटी। आपको मैं इसकी कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं। आप एक आम मोहल्ले में रह रहे होते हैं और आप एक बड़ी कोई एलीट क्लास सोसाइटी में चले जाते हैं। आप मोहल्ले वाली हरकत वहां जाके करें कि सारी सोसाइटी आपसे कोई बंदा, या आप जिस जगह रह रहे हैं तो वहां की जो असूल जाते हैं आप उनको अगर फॉलो ना करें। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई जी घर के बाहर ऊंची आवाज में म्यूजिक सुनना शुरू कर दे, कोई हल्ला गुल्ला, कोई इस तरह की आप इरेलेवेंट हरकत को स्ट्रीट में, को गली में, को लोगों के सामने करेंगे, आपको कोई अच्छा समझेगा? सोसाइटी आपको डिसोन करना शुरू कर देगी। मींस टू से कि यू हैव टू, और ये अंडरस्टूड होता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। और जिस दिन से आपको कॉशियस आप बेहतरीन डेवलपमेंट्स की तरफ जाते हैं तो आपको ये सिखा दिया जाता है। ये आपने देखिए बाप क्यों जब छोटे बच्चे को बता रहा था कि बेटा बाहर जाते हो आपने इधर को चलना है, बेटा ऐसे नहीं करना, बेटा ये रेड सिग्नल है, आप क्यों सिखा रहे होते हैं? ये आपको चूंकि इनहेरिटेड साइन है, तो जिन्होंने इनहेरिटेडली साइन किया है दे आर गाइडिंग यू, ये उनकी रिस्पांसिबिलिटी है। क्लियर? जब ये अनरिटन है तो ये वैल्यूज और नॉर्म्स को डिसाइड कौन करता है कैसे करना है? सोसाइटी, माशरा, लोग, कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आगे चल के जी बेटा मैं इसकी डिटेल भी आपको आगे चल के। अच्छा जी, कुछ की पॉइंट्स बेटा लिख लें जल्दी से, की पॉइंट्स लिख लें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के। नंबर 1 ये कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने जैसे आपको बताया एक मुआहदा है, मेरे ख्याल इसको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इस मुआहदे के तहत ऑल आर इक्वल, सारे के सारे लोग क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है जी, एवरीवन इज इक्वल। अच्छा, फिर अगर सब इक्वल हैं तो ये क्यों होता है कि जनाब वो जो हेड ऑफ द स्टेट है या हेड ऑफ द गवर्नमेंट है या लॉ मेकिंग बॉडी है, तो उनकी बात यानी उनको हम फिर उनकी जो अथॉरिटी है उसको फिर क्यों मान लेते हैं? बिकॉज इसके ऊपर हम बात करेंगे आगे चल के। रसू जो है उन्होंने इसको जनरल विल के जरिए पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई आप सबने मिल के इस बंदे को लीगली ये अथॉरिटी दी है कि भाई यस यू कैन डू इट। जिस तरह से आप एक गली मोहल्ले में या एक टाउन या सोसाइटी में रहते हैं तो सब लोग मिलके वहां से उसको सरपरस्ती आला या चेयरमैन बना लेते हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा अगर कोई ऐसे वैसे करते होगा ये नहीं, आपने ये नहीं करना, आपने ये क्यों? जैसे आप घर में इन योर फैमिली आप होती है ना कोई पर्सनालिटी, उनको आप इख्तियार आला दे देते हैं। अम्मा जी हो सकती है, अब्बा जी हो सकते हैं, तो वो जो है वो फिर उनकी आपको मानना पड़ती। तो अगर आप वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है विद इन फैमिली आप वहां वायलेट करके देखें, आपको समझ आ जाएगी। मींस टू से कि दिस इज बीइंग हैपनिंग, अंडरस्टूड चीजें। अच्छा, ऑल आर इक्वल है, लेकिन अगर कोई सुपीरियर हो रहा है तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड थ्योरी जो आप ओन कर रहे हैं, खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को मान रहे हैं। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरीवन इज इक्वल, ऑल आर इक्वल। अच्छा, नेक्स्ट बेटा लिखते हैं की पॉइंट, जल्दी करें शाबाश। नेक्स्ट है जी, मॉरल एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस डिपेंड्स अपॉन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए यहां पे जो आप वैल्यूज की बात कर रहे थे, मॉरल एंड पॉलिटिकल कह सकते हैं, लीगल कह सकते हैं, जितनी भी आपकी ऑब्लिगेशंस हैं वो आप फॉलो कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? मॉरलिटी, मॉरल वैल्यूज आल्सो इंक्लूडेड इन दैट। व्हाई? ओनली बिकॉज ऑफ दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया जी? तो इसका मतलब है कि वो मॉरल वैल्यूज जो हैं वो सोसाइटी ने ही डिफाइन की होती हैं और सबको पता होता है। हम मुस्लिम सोसाइटी में रहते हैं तो आप वहां जाके कोई ऐसी हरकत करके देखें, कोई मेल कोई फीमेल, तो एवरीवन विल सी यू, एवरीवन विल क्रिटिसाइज यू, everyone saying what are you doing, you are doing wrong। जी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बात कर रहे हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट अंदर हम सोसाइटी की बात करते हैं, एक तरह से इनफॉर्मल रिटर्न नहीं होता, अनरिटन है। मैं बेटा कह चुका हूं। लेकिन सर जब हम स्टेट की बात करते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, इसका मैं आगे आपको रेफरेंस भी देने जा रहा हूं, उसका आर्टिकल भी बताऊंगा। ठीक है, आगे बेटा इसमें बात करने जा रहे हैं। अच्छा जी, तो ले लेंगे, चलें आप थोड़े जल्दी में होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं, चलें पहले अपने पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। बेटा पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन चला रहे हैं। बेटा इसका जो आर्टिकल नंबर 4 है और जो आर्टिकल नंबर 5 है, ये हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को डिफाइन भी करता है, हमारा एग्रीमेंट भी करवाता है। ठीक है, 1973 का आइन जो है उसका आर्टिकल नंबर 4 और 5, आप 4 आर्टिकल नंबर क्या है, 5 क्या है वो जल्दी से बेटा लिख लें। आर्टिकल 4 कहता है
राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, लिख लें जल्दी से, आर्टिकल नंबर 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ऑफ 1973, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। आर्टिकल नंबर 4 क्या कह रहा है? राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। आपके क्या हकूक हैं, आपके क्या हुकूक हैं, आपके क्या हुकूक हैं, इनको कैसे हम डील करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि लॉ के मुताबिक, जैसे कानून कहेगा आपको वैसे ही राइट्स, आपके हुकूक में आपको हुकूक उस तरह से मिलेंगे इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ठीक हो गया जी? ये कौन कह रहा है? आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 5 क्या कह रहा है? लॉयल्टी एंड ओबीडियंस। आर्टिकल नंबर 5 बेटा, लॉयल्टी एंड ओबीडियंस with Pakistan and Constitution is the basic duty of every citizen of Pakistan. जी, and Constitution is the basic duty of every citizen of Pakistan. देखें, citizens यहां पे हैं, ठीक है, इस दफा इधर है। इनको ये कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करना है, मानना है, अब बाउंड है, सिटीजन्स के ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई, और इसके बदले में आपके साथ अगर कोई मामला आएगा तो लॉ के मुताबिक आपको उसके राइट्स मिलेंगे। जो कानून कहेगा, लाइक अल्लाह ना करे अगर किसी की डेथ हो जाती है और वो बाप है, और तो जो बेटियां जो बेटे हैं, वो अगर कोई उनको इनहेरिटेड राइट्स नहीं मिल रहे होते हैं तो कोर्ट में चले जाते हैं, कहते हैं जी मैं इसकी बेटी हूं, कहते हैं जिसको साबित करें आप बेटी हूं, वो साबित कर देते हैं जी मैं बेटी हूं, थ्रू एविडेंसेस और व्हाटसोएवर द मैकेनिज्म इज। जब वो साबित करते हैं तो स्टेट आपको आपके राइट्स दिलवा देती है। अगर अल्लाह ना करे आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर कोई आके बैठ गया है और आपको वो दे नहीं रहा, तो कानून क्या कहता है? आप कोर्ट के पास जाते हैं और स्टेट आपको वो दिलवाती है ना, खुद इंटरवीन करके। तो कहते हैं आपके राइट्स की प्रोटेक्शन You will be dealt according to law। ये हमारी जिम्मेदारी है स्टेट की, और इसके बदले में आपने क्या करना है? आपने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से लॉयल रहना। आप डिसोबे नहीं करेंगे। अगर आप डिसोबे करेंगे यू विल बी पनिश्ड। तो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट जनरली डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? जब हम मुल्क मानते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, तो हमने आर्टिकल 4 को भी माना, आर्टिकल 5 को भी माना। जी बेटा, बेटा रेलेवेंट क्वेश्चन कीजिएगा, बिकॉज़ टाइम इज शॉर्ट और टॉपिक हमने। जी बेटा, बेटा बताएं होश बेटा। और मेरा क्वेश्चन ये थी ना, मैं उसमें जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, मतलब आप जिस तरह से आपने कहा कि हम फलानी सोसाइटी में चले जाते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये अमूल। अच्छा जी बताएं। सोसाइटी के अंदर जो मतलब रूल्स हमने तय किए सर, वो भी इसी में ही आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर। Exactly. In general, we have already discussed कि और देखिए हमने कहा morality and rules and laws and obligations। देखिए morality है सच बोलना, तो अगर कोई झूठ बोल के किसी से चीट कर ले, फ्रॉड कर ले, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में या स्टेट के लॉज में उसके लिए कानून नहीं है? मोरालिटी के कोई किसी के साथ ज्यादती ना करे, अगर कोई कर दे तो मॉरल। देखें लॉज कहां से निकलते हैं, ये इंटरनेशनल लॉज की जो बेस है उसके ऊपर हम एक लेक्चर बड़ी डिटेल आपके साथ वो इंटरनेशनल लॉज में मैं करूंगा। अच्छा जी बेटा। सर जैसे हर चीज के पीछे कोई ना कोई फिलोसफर या कोई पर्सन होता है जिसके साथ हम उसको एसोसिएट करते हैं। तो सर ये जैसे अनरिटन है ये थ्योरी, तो हम इसको कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसने दी थी? बेटा आई हैव टोल्ड यू, सोक्रेटिस ने इस पे बात की। आई हैव टोल्ड यू के थॉमस हॉब्स पे हम बात करने जा रहे हैं, जॉन लॉक ने इस पे बात की, रूसो ने बात की, बहुत सारे फिलोसफर्स ने बात की है, और हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और आपका जो सीएसएस में क्वेश्चन आता है वो इन्होंने जो थ्योरी दी, जो कॉन्सेप्ट दिया, और फिर उनमें डिफरेंस क्या है, उसके ऊपर तो क्वेश्चन आ रहा है ना, तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। जी बेटा जनरल थे वो, आप देखें अनरिटन है वो भी उसी में आ जाएगा, इनहेरिटेड है, बाय बर्थ है, और आप इसमें जो आपको समझ आए उसमें आप मजीद भी, यानी कोई जिस तरह से वो अनरिटन और स्पेसिफाइड नहीं है ना, तो इस तरह से उस एस्पेक्ट में जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो मैंने आपको बताया, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा जी, थॉमस हॉब्स की बात करते हैं, ठीक है जी। थॉमस हॉब्स वाज द फिलोसोफर के जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ऊपर बात की, ठीक हो गया जी।
अच्छा, सो थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन लिख लें बेटा जल्दी से। थॉमस हॉब्स का अप्रैल 5, 1588 को पैदा हुए और दिसंबर 4, 1679 को इनकी डेथ हो जाती है। मीन्स टू से कि ये 16वीं 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी के बंदे हैं ये आपने जेब में जरूर रखना है सेंचुरी वाइज, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंग्लैंड के अंदर अच्छा, थॉमस हॉब ने बेटा बहुत सी थीरीज दी हैं, लेकिन आज दो थीरीज पे हम इनकी बात करेंगे। एक इनकी जो है वो थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है और दूसरा जो है थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक हो गया जी। अब थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी को तो हम सॉवरेनिटी का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसमें इनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सॉवरेन जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसके ऊपर हम बात करने जाते हैं। कुछ हर फिलोसोफर की बेटा कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, वो जल्दी से लिख लें, कुछ की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये फिलोसोफर जो है वो किस स्कूल ऑफ क्या क्या अप्रोच रखते हैं। अभी इसकी एक नहीं है जी? सर कि सर ये थॉमस हॉब्स की है जो आप बताने जा रहे हैं। जी 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 डेफिनेटली, मैंने बेटा उसी को लिखा है ना। थॉमस हॉब्स एक हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर एक फिलोसोफर है और इन फिलोसोफर के ऊपर आपके 5-6 सालों में पीछे जो क्वेश्चन आ रहा है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को लेकर के आ रहे हैं। इसलिए मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के साथ इनको पढ़ा रहा हूं और इनकी इस थ्योरी को फोकस कर रहा हूं क्योंकि इनकी यही थ्योरी बार बार आ रही है। और इनकी सेकंड थ्योरी जो फोकस हो रही है वो थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है और बड़ा लिंक करती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के साथ, उसको हम उस टॉपिक में सॉवरेनिटी में देखेंगे। ठीक हो गया जी। तो अगर हम ये पढ़ लेते हैं तो मींस टू से कि थॉमस हॉब्स के बारे में जो रेलेवेंट था वो हमने पढ़ लिया। बाकी आप इनके कितने बच्चे थे, कब बीवी कहाँ रहती थी, ये वो, तो वो इज नॉट रेलेवेंट टू अस। तो हम फोकस करेंगे जो हमें चाहिए होगा जी। बेटा ये कहते हैं ह्यूमन प्रेफर टू ऑल क्रिएचर्स ओनली बिकॉज ऑफ विजडम। जी जल्दी से लिखना बेटा। ह्यूमंस प्रेफर्ड टू ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द यूनिवर्स ओनली बिकॉज ऑफ विजडम, अकल की वजह से। ठीक है, अब इस बात के अंदर एक जवाब है कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ये सिटीजन और स्टेट के दरमियान लोग इंसान ही क्यों साइन करते हैं। वैसे तो जो ह्यूमंस की हट के एनिमल्स भी होते हैं उन्होंने भी एक हद तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी साइन की होती है अपने लेवल के ऊपर। हम भी सोशल एनिमल ही हैं, हमने थोड़ा रिफाइंड फॉर्म में कर ली है, हमें विजडम थोड़ी ज्यादा है इसलिए हम थोड़े बेहतर हो गए। लेकिन वो भी एक जो जिसको आप स्टेट ऑफ नेचर कह रहे हैं, स्टेट ऑफ नेचर, नेचर की स्टेट, उसके अंदर जो वो रह रहे हैं उन्होंने भी कुछ कवानीन वैसे तय किए हुए हैं। एक लाइन जो है वो एक डेयर को खा के तो अगर उसकी भूख पूरी हो जाती तो दूसरी को कुछ नहीं कहता, बेशक उसके पास भी वो कहते हैं इट्स ओके नेक्स्ट विल सी। ठीक है, वो जब अब उसको खाने लगेगा तो वो उसके पहले उसको अच्छे तरीके से डेड फॉर्म में लेके जाता है, अदरवाइज दे हैव ऑप्शन के पकड़े और उसको जैसे मर्जी। कुछ नॉर्म्स हैं वहां भी चल रही। अगर कोई किसी पे ज्यादती करता है तो वो बीच में आके इंटरवीन करके मामला भी रिजॉल्व होते हैं। ठीक है जी, मींस लेकिन बाहर ये हमारा टॉपिक नहीं है। सो इन्होंने कहा कि तमाम क्रिएचर्स में से सबसे ज्यादा विजडम की बेस के ऊपर इंसान को प्रेफर किया जाता है और दैट्स व्हाई हमने थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन की। नेक्स्ट बेटा देखें, वो कहते हैं कि जी ह्यूमन के पास 3 चीजें जो है वो बहुत ज्यादा हैं। नंबर 1 लव, नंबर 2 हेट एंड नंबर 3 सेल्फिशनेस। ये जज्बात बहुत ज्यादा है इंसान में। आप देखेंगे हमारी जो सोसाइटीज बन रही होती हैं, एफिलिएशंस बन रही होती हैं, या उन एफिलिएशन से हम निकल रहे होते हैं, विड्रॉ कर रहे होते हैं, तो उसके पीछे ये 3 मुर्रकात बहुत मैटर कर रहे होते हैं। ठीक है जी, लव मींस हैविंग सम सॉफ्ट फीलिंग्स फॉर अदर्स इन सेंस ऑफ बंदा माँ से, भाई से, बाप से, फेलो से, कैटेगरी से, इदारे से अच्छी फीलिंग्स। ठीक है, और हेट की वजह से बंदा जिधर से आपको नफरत हो जाती है, जिस चीज से आप उससे विड्रॉ करते हैं, सोसाइटी से, उन लोगों से। देखिए आप जहाँ पे जंग हो रही हो वहां जाके नेशनल मतलब लाइक सीरिया में जो हालात चल रहे हैं या कोई ऐसी जगह जहाँ बहुत ज्यादा, तो लोग वहां से भागते वहां नहीं जा रहे होते। रीजन बिहाइंड और सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस भी एक बड़ी खास बनती है कहीं से आपको विड्रॉ करने में, और कहीं सेल्फिशनेस के लिए आप किसी सोसाइटी में कहीं फॉल कर रहे होते हैं या एसोसिएट हो रहे होते हैं। तो ही सेज ये 3।
नेक्स्ट बेटा, अगर वो कहता है इंसान की हिस्ट्री की बात करें, वो जो पत्थरों वाला दौर था, वो जो स्टेट ऑफ नेचर में जब हम रहते थे, तो वो कहता सबसे पहले क्या था, लॉनलीनेस थी। लॉनलीनेस लिख लें, 4 चीजें बेटा उसमें हमने लिखी है। लॉनलीनेस, शुरू में इंसान जब पत्थरों के दौर में रहता था तो क्या था, लॉनलीनेस का शिकार, तन्हाई में रहता था, लॉनलीनेस का। अच्छा, फिर जब तन्हा था तो क्या हुआ, उसकी रिक्वायरमेंट्स, नीड्स पैदा हो गई। ओके, जब नीड्स पैदा हुई तो फिर उसने क्या किया, फिर वो मिल के रहने लगे। लाइक जानवरों से डर लग रहा है तो लोग 2-4 इकट्ठे होकर रहने लगे। भूख लगी हुई है तो उसके लिए मिल के शिकार करते हैं, लाइक नीड्स की बेस के ऊपर। ठीक है जी, तो यस, तो फिर क्या हुआ, सोसाइटीज में रहने लगे, फैमिलीज में, सोसाइटीज में, ग्रुप्स में। आपने ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को शायद पढ़ा है, आपकी क्लास में पढ़ा है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया? नहीं पढ़ा। अच्छा, नेक्स्ट जो है, फिर जब सोसाइटीज में रहने लगे तो उन्होंने कहा भाई यहाँ तो फटे हो सकते हैं, सेल्फिशनेस है ना, हेट, लव, ये सारे जज्बात मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा जी विजडम भी कोई अप्लाई कर देगा, काम उल्टा सीधा हो जाए। तो उसने कहा जब सोसाइटीज में, तो आपको सोसाइटीज के लिए उस दौर में भी क्या करना पड़ा, लॉज बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, वो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म में नहीं थे, रिटर्न नहीं थे, लेकिन बहरहाल कुछ कवानीन थे, लॉज थे सोसाइटी में। ये कोई नहीं करेगा, वो कोई नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा, वैसे। ये जनरल डिस्कशन अभी हम कर रहे हैं। हम अभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के ऊपर स्पेसिफिकली थॉमस हॉब्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं गए, और ये जनरल प्रेडिक्शन में दे रहा हूं कि आप थॉमस हॉब्स की जो फिलॉसफी है उसको फॉलो कर सकें। व्हाट ही वांट, मतलब क्या फिलॉसफिकली वो चीजों को किस तरह से देखते थे। बेटा नेक्स्ट, इनकी एक बुक थी बेटा, एग्जैक्टली ललितवन। ये इन्होंने 1651 में बेटा लिखी। डेथ कब हुई थी, 79 में। और इस बुक के अंदर, वैसे इन्होंने और भी बहुत सी बुक्स लिखी हैं, अगर आप उनके नाम लिखना चाहें तो, जैसे थॉमस हॉब्स अपॉस्ट्रोफी एस लगा के एक बुक है इनकी, थॉमस हॉब्स पॉलिटिकल थ्योरी। एक बुक है इनकी हॉब्स सिलेक्शन के नाम से, हॉब्स सिलेक्शन। एक बुक है इनकी मैन, बॉडी एंड सिटीजन, मैन, बॉडी एंड सिटीजन। यानी ये बहुत सी इनकी फेमस बुक्स हैं, लेकिन जो हमारे रेलेवेंट है वो लिबर्टन है। और जो उन्होंने 1651 में, यानी 17वीं सदी में ये बुक लिखी, और वो बुक के अंदर उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट दिया। ये बुक प्रिंट कब हुई थी? 1651 में बेटा, 1651 में, 1651 में उन्होंने लिखी ना। 1679 में बेटा इनकी डेथ हो रही है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मरने से चंद साल पहले बड़ी मैच्योरिटी के लेवल पे हो। नेक्स्ट बेटा, इन्होंने एक और बात की, वो लिखी है थॉमस हॉब्स ने। वो कहते हैं मेन आर इक्वल फिजिकली एंड मेंटली। मेन आर इक्वल फिजिकली एंड मेंटली। आपको पता है सबका ब्रेन एक जैसा है, कैरेक्टरिस्टिक वाइज वो बात कर रहे हैं, तो इक्वली। आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में जाएं और उसको थोड़ा देखें, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हमने कहा, उन्होंने एक परसेप्शन दी कि अब सब बराबर हैं, ऑल आर इक्वल। ठीक है, और अगर किसी को आप सॉवरेनिटी, रूलिंग पावर देते हैं तो वो खुद देते हैं आप, अदरवाइज वी आर ऑल इक्वल। ठीक, तो ये भी फिजिकली मींस टू से कि नॉट बाय फोर्स, नॉट बाय वेट, नॉट बाय हाइट। फिजिकली मींस के लाइक एग्जैक्टली 2 हाथ 2 पांव एक साथ, ये वाला स्ट्रक्चर तो सेम है ना फिजिकली। बाकी तो कुछ लोग सीएसएस टैलेंट में कर जाते हैं, कुछ लोग आओ। नेक्स्ट बेटा देखें, सेल्फ प्रिजर्वेशन चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन। अच्छा, जब ये मसले सारे हो रहे थे, लॉज बन रहे थे, तो किस लिए आप बना रहे थे? सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए। ये सबका मसला था। हम भी कहीं जाते हैं, आप कहीं खड़े हों, कहीं रहें, कहीं घर लें, कहीं कोई चीज ऑन करें, सबसे पहले आप क्या देखते हैं? आप कमरे में सबसे पहले दरवाजा बंद करेंगे, देखेंगे कहीं गिरा हुआ तो नहीं, टूटा हुआ तो नहीं, ऊपर तो नहीं गिर जाएगा, पानी तो नहीं आ जाएगा, ये चीजें। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपने आप को प्रिजर्व करना, ये चीफ ऑब्जेक्ट रहा है इंसान का, थॉमस हॉब्स कह रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, अब हम आते हैं जी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे, इनकी जो इन्होंने परसेप्शन दी।
अब बेटा ये एक बात एक लिखिएगा, वो कहते हैं गवर्नमेंट इज, थॉमस हॉब्स कह रहे हैं गवर्नमेंट इज नेसेसरी, हुकूमत जरूरी है। देखें हम जब स्टेट के एलिमेंट्स पढ़ते हैं तो हम कहते हैं जी गवर्नमेंट या रूलिंग अथॉरिटी या रूलिंग पावर हो, हम कहते हैं सो वो कहता है गवर्नमेंट जरूरी है। ये किसने कहा? थॉमस हॉब्स ने कहा। एक रूलिंग पावर, एक रूलिंग अथॉरिटी जरूरी है, जो आज हमने भी कहा है कि इसके बगैर स्टेट नहीं बन सकती। तो नॉट बिकॉज मैन इज नेचुरली बैड, नॉट बिकॉज मैन इज नेचुरली बैड, बट बिकॉज मैन इज बाय नेचर more individualist than social, more individualist than social. ये किस पे बात कर रहे हैं? इंसान की नेचर पे। कहते हैं अगर इंसान बाय नेचर अच्छा, मतलब उसकी नेचर में इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट ना होता, मैं ये ना कहता कि ये मेरा, ये मैं, मेरी इज्जत, मेरी ईगो, मेरी प्राइड, मेरी ये वो, मेरी दौलत, मेरा मोबाइल, मेरी प्राइवेट ओनरशिप, तो वो कहता कि अगर इंसान बाय नेचर सोशल होता ना, तो फिर तो वो सोसाइटी के अंदर खुद ही मिलजुल के रहता, तो फिर शायद गवर्नमेंट की जरूरत भी ना पड़ती, लॉज की भी ना पड़ती, गुजारा हो जाता। क्यों पड़ा? क्योंकि इंसान बाय नेचर इंडिविजुअलिस्ट है, सेल्फिश, तन्हापन, ठीक है जी, ग्रीड की तरफ। आप जब एक स्टेज आती है कि आप विद इन फैमिली भी इंडिविजुअलिस्ट होते हैं, एक स्टेज आती है विद इन सोसाइटी भी इंडिविजुअलिस्ट, एक स्टेज आती है विद इन क्लास। डेप्थ में सोचिएगा, आपको इसके जवाब मिलेंगे बड़े जबरदस्त। सर अगर ये था तो फिर ये हमने जो लोनलीनेस का और फिर उसकी वजह से, नीड्स की वजह से सोसाइटीज बनी, तो ये सारा जरूरत की वजह से हुआ ना। वही तो वो कह रहा है कि सोशलिस्ट नहीं है ना, जरूरतें हैं, मजबूरी है, सेल्फिशनेस है ना, मजबूरी की वजह से हाँ। सोसाइटी बनी। आप कानून इसलिए देखिए ना, आप क्यों कानून स्टेट के भाग के मान लेते हैं? कोई मुझे ना कुछ, मैं कहां जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, तो आपको फैमिली की जरूरत क्यों महसूस होती है? आपको बड़े की जरूरत क्यों महसूस होती है? और जब फैमिली में आप बड़े हो जाते हैं और बहुत ही बड़े हो जाते हैं, तो फिर आप कभी फील किया कि आपको जब जिनकी बहुत पहले जरूरत थी उनकी जरूरत की कमी महसूस हो जाती है, और जब उनके बड़े और बड़े हो जाते हैं, जब चारपाइयों पे आ जाते हैं, तो आपको उनकी जरूरत और बहुत ज्यादा कम। ये क्या हो रहा होता है? मॉरलिटी, नेचर। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं जी। सर यहाँ पे दो कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं। एक जगह पे इंसान को रैशनैलिटी की कही कि मैन जो है वो रैशनल है, सेकंड पे रैशनल डजंट मींस कि वो सोशल होते हैं। रैशनल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हैं। नहीं, उसका फर्दर भी है ना। एक जगह कहता है कि मैन जो है वो रैशनल बीइंग है, सेकंड जगह कहता है कि मैन एक सोशल एनिमल है। इसने तो अभी तक नहीं कहा, लेकिन इसी के थ्रू तो यही आ रहा है कि बेशक हमें जरूरत है ना, सोशल एनिमल इसीलिए है मेरी- ना, हम अकेले भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते ना। तो एग्जैक्टली तो यही अक्लमंदी है ना। देखें आप, वो कहते हैं कि जी जरूरत, मजबूरी में तो फलां को भी ये कह सकते हैं हम, मजबूर काम निकालने के लिए, तो व्हाई यू पीपल आर सिटिंग हियर इन ओबीडियंस, व्हाई यू आर लिसनिंग मी। अगर आपकी जरूरत ना होती, मैं बाहर जो मर्जी तकरीर करता, आए जी आ जाए, मैं पढ़ लें प्लीज, बैठे, नो वन विल बी हियर। एग्जैक्टली। So you are, this is your wisdom and you are only because of yourself. That's why. मैं नहीं कुछ कह रहा जी। बेटा नेक्स्ट लिखें, एग्रीमेंट टू इंटर ईच पर्सन इनटू सिविल सोसाइटी। जो एग्रीमेंट है वो कहते हैं कि चूंकि हम इंडिविजुअलिस्ट नहीं है, और सॉरी इंडिविजुअलिस्ट है, सोशलिस्ट नहीं है ज्यादा, मैं नहीं कह रहा, थॉमस हॉब्स कह रहा है, तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की सोसाइटी में आने के लिए, क्योंकि हम सोसाइटी में आना नहीं चाहते ना, सोशल इंडिविजुअलिस्ट है, लिहाजा मजबूरन आ रहे हैं, सो हैव टू साइन अप। नेक्स्ट बेटा लिखें, गवर्नमेंट इज सारा रिपीट करो, एग्रीमेंट टू इंटर ईच पर्सन इनटू सिविल सोसाइटी। हर बंदा जो सोसाइटी का हिस्सा बनेगा, वो सोसाइटी के लॉज को किसी न किसी स्टेज के ऊपर ओन कर रहा होगा, छुप के अंदर से नहीं तो ऊपर ऊपर से ही, बहरहाल हैव टू, नहीं करेगा सोसाइटी उसको ओन ही नहीं करेगी जी। नेक्स्ट बेटा वो कहते हैं कि बिफोर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या था? मैन लिव्ड इन द स्टेट ऑफ नेचर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा बात है। एक है एक वो स्टेट जिसको हम स्टेट ऑफ
नेचर कहते हैं। स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट आपको बेटा क्लियर है ना, कॉमन सी बात है। नेचुरली लाइक पहला दौर, लाइक नो रूलिंग अथॉरिटी एंड ओपन माहौल, ठीक है जी। स्टेट ऑफ नेचर वो कहता था मैन लिव्ड इन द स्टेट ऑफ नेचर बिफोर दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इंडिविजुअल थे, इंडिविजुअलिस्ट थे, लॉनलीनेस में थे, तो आप स्टेट ऑफ नेचर में। सो इन द स्टेट ऑफ नेचर मैन्स लाइफ वाज फुल ऑफ, इन द स्टेट ऑफ नेचर man's life was full of fears, selfishness, और poverty। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छा घर बनाओ, बड़ा वेल फर्निश्ड हो, बड़ा वेल इक्विप्ड हो, और आप सिर्फ, आपको कोई कहे कि जी आपने जो है सिर्फ एक माह के लिए प्लीज आपने बाहर से लॉक कर देना है, सारा कुछ पड़ा हुआ है फ्रीजर में, एक माह के लिए आपने फ्रीजर बनाना प्लीज, सारा कुछ है अंदर, तो आप घबरा जाएंगे ना। चलें अगली स्टेज पे जाते हैं, अगर किसी को आप पकड़ के ले जाएं जंगल में, तो उन्हें कहें जा जी ले अपनी जिंदगी, आजादी करो, आप जो खाओ जो पियो, कोई कुछ नहीं, कोई कानून नहीं तेरे लिए, जा जो करना है, ठीक है। बड़ा भी बहादुर आदमी होगा ना, वो पहली स्टेज पे तो कोई ओके, बाद में जब राहत होगी, जब आवाजें आएंगी डिफरेंट किस्म की, जब उसको कहेगा मैं खाना, मैं बातें किससे करूं, मेरी जरूरतें हैं, मेरे कप, मैं ये मैं वो, फेयर सेल्फिशनेस। सो ये वो कह रहे थे, ये आपको क्या कर रहे हैं, ये कन्विंस करके आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की तरफ ला रहे हैं। पॉवर्टी कैसे? आप अकेले सोशल नीड्स आपकी कैसे पूरी होंगी ना। मुल्क अकेले आइसोलेशन में, कितने मुल्क हैं दुनिया में जो सर्वाइव करते हैं, ये कर जाते हैं, बहुत कम, ना होने के बराबर। क्यों वो जरूरत पड़ती है आपको ग्लोबलाइज होने की, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट, इंटरनेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट, आप सारे के सारे लॉज को फॉलो कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बन रहे होते हैं, बिकॉज अदरवाइज तो पुअर रह जाएंगे ना, अदरवाइज आप पुअर रह जाएंगे ना, पीछे रह जाएंगे बेटा जी। नेक्स्ट कहता है मैन नेचुरली डिजायर्स, अच्छा अब देखिए चूंकि हम अक्लमंद हैं और सेल्फिश भी हैं और अपना ख्याल भी बड़ा रखते हैं, तो नेचुरली वो कहता है पीस हो, सिक्योरिटी हो, तहफ्फुज़ हो, ठीक है। और नेचुरली वो क्या चाहता है, टू अवॉइड पेन और माइजरी एंड सेल्फ प्रोटेक्शन इंसान चाहता है। तो ये सारी बेस के ऊपर नेचुरली आप क्या चाहते हैं, प्रिजर्व हूं, प्रोटेक्ट हूं, सिक्योर हूं, पीस मिले, कोई किसी को छेड़े ना। हम कहते हैं कि मुझे तो कोई कुछ ना कहे, मेरे सारे राइट्स मिल जाए और बाकी ना मिल पता। सो दैट्स व्हाई वो गया किधर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ, ठीक है जी। अब आपने ये थोड़ा इसको मिन्यूटली देखना है, जब हम सेकंड फिलोसोफर पे जाएंगे तो डिफरेंस, अब जनरल बात वो कर रहे हैं, थॉमस आपने जनरल डिस्कशन की है, अक्लमंद है, जरूरतमंद है, बड़ा सियाना है, आएगा इधर, इसकी मजबूरी है, ये कॉन्सेप्ट आ रहा है जी। मैन सरेंडर्ड ऑल राइट्स एंड फ्रीडम टू सम अथॉरिटी, जो आपकी रूलिंग अथॉरिटी है, जिसको आपने सॉवरेन किया हुआ है, जिसको आपने कहा हुआ है कि यस आप कॉन्स्टिट्यूशंस बनाएं, लॉज बनाएं, आई विल फॉलो, आई विल ओबे, ठीक है, टू सम अथॉरिटी ड्यू टू दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आप ओन कर रहे हैं ना। कमांडिंग अथॉरिटी इंश्योर्स देयर लाइव्स एंड सिक्योरिटी, वो जो आपकी डिमांड है, सिक्योरिटी, प्रिजर्वेशन, पीस, तो वो जो कमांडिंग अथॉरिटी जिसको आपने खुद ये इख्तियारात दे रहे हैं एग्रीमेंट करके सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो फिर आपको ये सिक्योर करेगा। अगर गवर्नमेंट ऐसा करने में कामयाब ना हो, सॉवरेन अथॉरिटी ये ना कर पाए, तो उसको कोई मानेगा नहीं, मानो उनका ना आपसे हो ही नहीं रहा, पीछे डिसऑन कर लेंगे। रिपीट कर दे, कमांडिंग अथॉरिटी। जी बेटा, कमांडिंग अथॉरिटी इंश्योर्स देयर लाइफ एंड सिक्योरिटी, इंश्योर्स देयर लाइफ एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट बेटा, प्रिंसिपल ऑफ माइट इज राइट, प्रिंसिपल ऑफ माइट इज राइट इज ऑलवेज राइट, ऐसा होता है कि नहीं? ह्यूमंस रन बिफोर, बिहाइंड कर सकते हैं, बिहाइंड देयर नेसेसिटीज, नीड्स। आप सब यहां बैठे हैं किसी मकसद के लिए बैठे हैं, ठीक है जी। ये उसका पॉइंट है।
एग्जैक्टली। अच्छा जी, नेक्स्ट हॉबीज की बेटा एक और बात लिखिएगा, वो कहते हैं ह्यूमंस आर रीजनेबल एंड रेशनल, therefore they submit themselves to political authority through their rational capacity। वही बात समझ गए? पॉलिटिकल अथॉरिटी को आप क्यों ओन कर रहे हैं? सॉवरेन अथॉरिटी को, रूलिंग अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को, लॉज को, कॉन्स्टिट्यूशंस को, ओनली बिकॉज ऑफ आप अक्लमंद हैं, आपकी जरूरत है, आप ये चाह रहे हैं, आपकी मजबूरी है। दैट्स व्हाई सर पॉलिटिकल अथॉरिटी क्या लिखा है? पॉलिटिकल अथॉरिटी थ्रू देयर रेशनल कैपेसिटी, अक्लमंदाना आपकी जो एबिलिटीज, लाइयर कैपेसिटी। नेक्स्ट बेटा लिखिएगा surrender humans their rights and liberties। अगेन मैंने शुरू में कहा था फ्रीडम, राइट, लिबर्टीज को सरेंडर करते हैं आप ड्यू टू दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट in a sovereign authority for the preservation of peace, prosperity, security, self-preservation and property। Peace, security, self-preservation, life and property। ये चाह रहे होते ना आप, मैं महफूज रहूं, मेरी प्रॉपर्टी महफूज रहे, ठीक है ना जी? तो ये सारी चीजें होती है, दैट्स व्हाई आप उसको ओन करते हैं या ओन करना आपकी मजबूरी बन जाती है। इसमें इमोशंस का कोई जिक्र नहीं आया। बेटा जो हेट है, जो विजडम है, जो लव है, उसमें कोई इमोशंस का मतलब होता है कि नहीं होता? पॉइंट्स पे नहीं है। पॉइंट्स आप देखिए जी। अब बेटा यहां तक आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब बेटा हम थॉमस हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को हमने एक ओवरव्यू किया है, जनरल बातें उन्होंने की हैं, शुरू में एक थ्योरी दे दी, 16वीं और 17वीं सदी के फिलोसोफर थे। अब हम बेटा बात करने जा रहे हैं जोहन लॉक की। सॉरी के नहीं, जॉन लॉक, जॉन लॉक, LOCKE। जॉन लॉक भी एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे लाइक थॉमस हॉब्स। ये भी आपके पॉलिटिकल जो फिलोसोफर्स हैं वेस्टर्न, उनमें शामिल हैं। इन्होंने भी इसके ऊपर काम किया, ठीक है? थोड़ा सा इसका जनरल इंट्रो ले लेंगे और फिर हम आते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट से। बेटा ये फादर ऑफ लिबरलिज्म है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। ये बेटा आपके सिलेबस में शामिल है और शायद हमने इस पे पहले बात की है कि नहीं। लिबरलिज्म एक पूरी थ्योरी है, पूरा स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है जी, जो रियलिज्म के अगेंस्ट काम करता है। इसकी जो बुनियाद थी, इसका जो फादर ये हैं जॉन लॉक, ठीक है? ये रेलेवेंट नहीं है आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के, लेकिन ये बात आप ध्यान में रखिएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंडली बेटा यूरोपियन इनलाइटमेंट जो 16वीं और 17वीं सेंचुरी जो है उसके अंदर, यूरोप के अंदर पूरी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जो थी उससे भी इंस्पायर्ड थे। 1632 कौन सी सदी है बेटा? अगस्त 29 1632 को पैदा हुए और 1704 को इनकी डेथ होती है। और इसके साथ अगर आप डेट लिखना चाह रहे हैं तो 28 अक्टूबर 1704 यूके के अंदर। तो आप देख रहे हैं, अब जरा देखिएगा बेटा, थॉमस हॉब्स 16th और 17th सदी के बंदे थे ना, ये 17th और 18th के हैं, यानी इनकी बारी उनके बाद आती है ना। समझ रहे हैं अब मैं क्यों कह रहा हूं? होता क्या है, देखिए बेटा, मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, रियलिज्म थ्योरी आई, फिर न्यू रियलिज्म आ गई, आइडियलिज्म आई, न्यू आइडियलिज्म आ गई, स्ट्रक्चरल सो लिबरलिज्म आई, न्यू लिबरलिज्म आ गई, ठीक है? तो ये क्या होता है, एक स्कूल ऑफ थॉट आ जाता है और नेक्स्ट बंदा उस वक्त के एनवायरनमेंट के हिसाब से नेक्स्ट फिलोसोफर आते हैं, उसको फोकस करते हैं और उसमें कुछ देखते हैं कि नहीं 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 ये गलत है, ये मेरा ख्याल ये मैं, तो एक थोड़ी सी अमेंडमेंट के साथ
और हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी रहे, चूंकि वो 16वीं और 17वीं सदी का बंदा था, ये 17वीं और 18वीं सदी का बंदा है, तो इसलिए वो थोड़ी सी डिफरेंस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में इन्होंने दिया है। अच्छा, वो डिफरेंस क्या दिए अगर मैं आपको शॉर्टली बता दूं, तो वो बेटा डिफरेंस सिर्फ क्या है, वैसे आगे हम इसको डिस्कस भी करने जा रहे हैं, मैं आपको वैसे कॉन्सेप्ट दे दूं। प्रॉपर्टी, जॉन लॉ कहता है प्रॉपर्टी ज्यादा फोकस्ड है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए ना, जो आपकी प्राइवेट ओनरशिप है ना सोशल, वो कहता है कि इसके लिए ज्यादा आप आता है, इंसान जो है ना वो प्रॉपर्टी ज्यादा एलिमेंट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की तरफ आने के लिए उसका, ठीक है, इसको ज्यादा फोकस करता है। देखें थॉमस हॉब्स ने जनरल बातें की, उसने ओवरऑल इसकी रिक्वायरमेंट है ये पीस भी ये वो, तो कहता नहीं मेनली ओनली बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी जो उसकी ओन होती है ना। देखिए आप कहते हैं मेरा ये घर है, ये मेरी चार दीवारी खबरदार को अंदर आया तो लोग कहेंगे कि भाई अगर आप ये चाह रहे हैं तो आप भी किसी की चार दीवारी के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है जी। वो कहेंगे जी ये जो है वो मेरा रूम है, हम कहते हैं वो फिर रूम का रूम है, तो वो प्रॉपर्टी में मेन फोकस इनका जो लोग का ये था। अच्छा जी, इन्होंने स्टेट ऑफ नेचर या नेचर ऑफ स्टेट के ऊपर भी बात की है। अच्छा, वो कहते हैं कि इंसान जो है, अच्छा अब आप देखिएगा थॉमस हॉब्स ने कहा कि ह्यूमन जो है ना वो बाय नेचर थोड़ा सा रिक्वायर्ड था। जॉन लॉ कहते हैं नहीं, इंसान जो है वो बाय नेचर या उसकी जो नेचर स्टेट ऑफ नेचर है, स्टेट ऑफ नेचर नेचुरली जो उसकी हालत है वो कहते हैं ये गुड है, अच्छा है, इंसान बाय बर्थ अच्छा है, ठीक है जी। वो जो कह रहे थे ना कि ये इसकी रिक्वायरमेंट, आपने पढ़ा कि वो कहते थे कि इंडिविजुअलिस्ट ज्यादा है, सोशल नहीं है, ये बात करने का मतलब सेल्फिश है, तो वो कहना चाह रहे थे आपको कि बाय नेचर शायद कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इन्होंने कहा कि नहीं नेचुरली कोई इशू नहीं है, ये इज गुड। कौन कह रहा है? जॉन लॉक। दूसरा इन्होंने बात की बेटा लिबर्टी की, करेंगे बात की लिबर्टी की ओनली बिकॉज ऑफ फादर ऑफ लिबरलिज्म है ना, और प्रॉपर्टी की बात की फोकस की, ठीक है लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात जी। बिल्कुल लिखें बेटा, स्टेट नेचर वॉज रीजनेबली गुड, स्टेट की जो नेचुरल स्टेट थी जनरल, वो रीजनेबली गुड एंड इंजॉयबल, बड़े मजे की वो जिंदगी थी, फ्रीडम था, लिबर्टी थी, अपने लॉज थे, अपनी दुनिया थी, ठीक है, वाज गुड, ही वाज सेइंग, जॉन लॉक वाज सेइंग, बट द प्रॉपर्टी वाज नॉट सिक्योर, बट द प्रॉपर्टी वाज नॉट सिक्योर। बेटा आपने डिफरेंस करना है एग्जाम में, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 फिलोसफर्स हैं, एक थ्योरी है, माइन्यूटली जाना है, फोकस करना है जो जरूरत है हमारी, फिर उसके मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। तो वो क्या कहता है? बट प्रॉपर्टी वाज नॉट सिक्योर, एक कोई मसला, बाकी का तो सब अच्छा था, मसला क्या चल रहा था उस टाइम, जो नेचुरल स्टेट थी, प्रॉपर्टी वाज नॉट सिक्योर। मैंने बताया प्रॉपर्टी को फोकस करेंगे जी। नेक्स्ट कहता है मोरालिटी ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ नेचर। तो कहता है जब आप स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे थे तो क्या वो लोग मॉरल नहीं थे? मॉरल थे, ख्याल रखते थे, मोरालिटी की सारी चीजें उनमें थी, सिर्फ प्रॉपर्टी का इशू था। वो कहता था ये मेरी चीज को मैं उधर जाऊंगा वो उठा लेगा, ये वो ना ले ले, ये वो ना ले ले। असल मसला जो आ रहा था वो प्रॉपर्टी का था। आप जानवरों को भी देखे ना बेटा, उसने जो अपना घर बनाया होता है, एक स्पैरो ने जो अपना घर बनाया होता है, एक क्रो ने बनाया होता है, वो लास्ट मोमेंट तक लड़ता है, वो बंदों से लड़ने लग जाता है कि मैं इधर से नहीं जाऊंगा, आप मुझे, मतलब वो डरता भी है लेकिन लड़ेगा, मारेगा, क्यों? छोटी सी स्पैरो होती है लेकिन वो अपने घर के लिए लड़ती है, प्रॉपर्टी का इशू। तो कहता मेन फोकस जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में आने की बड़ी वजह प्रॉपर्टी इनसिक्योर क्यों थी? प्रॉपर्टी इनसिक्योर थी ना, वो क्यों थी? कहता ओनली बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। पहली वजह, वो जो स्टेट ऑफ नेचर थी, नेचुरल स्टेट थी, उसमें पहली वजह आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर क्यों नहीं थी? अब्सेंस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉ, कानूनी कोई नहीं था, अब्सेंस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉ, ठीक है जी, अब्सेंस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉ। ये मेरा मोबाइल पड़ा है, कोई भी उठे उठा ले, मैं वो मेरा है, उनका नहीं मेरा है, तो लॉ ही कोई नहीं है। ओके मैं क्लेम दिस इज माइन, मैं कहूं मैं आपसे मैं उधर उन्होंने चल जाए, इधर जाना
बिकॉज लॉ कोई नहीं है ना। अगर लॉ है तो ये पड़ा, मुझे पता है कि मैं कहूंगा कि कैमरे देखें इसने चुराया कि नहीं, मैं इस पे मैं कोर्ट चला जाऊंगा, मैं थाने में ये मैं वो मैं लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो एक रीजन ये थी। सेकंड बेटा अब्सेंस ऑफ इम्पार्शियल जजेस को कहते हैं। लॉ तो था ही नहीं उस वक्त, जो लोग फैसला करने के लिए जिनका सिलेक्शन करते थे, तो उसके लिए भी कोई चूंकि मेरिट नहीं था किसको जज बनाना है, impartial judges. Next बेटा absence of natural power to execute of natural laws. फिर लोग कहते हैं कि चूंकि वो नेचुरल स्टेट थी तो नेचुरल लॉस तो होंगे, कहते हैं जी लॉस तो थे लेकिन उस तरह से फिर कोई अथॉरिटी की, सॉवरेन अथॉरिटी की फिजिकली जरूरत थी ना, जो इमीडिएट कोई ये वो फिर आपको तो मैकेनिज्म नहीं था, सॉवरेनिटी की तरफ आपको लेके जा रहे हैं जो लोग। Absence of natural power to execute of natural laws. बेटा लिखिए, वो कहते हैं राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, आपकी जिंदगी का हक, राइट ऑफ बेटी। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट आगे, right of life and liberty are considered natural, therefore retained, आपकी जो आजादी है, डेमोक्रेसी आपको क्या देती है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जो आपको बेसिक राइट्स नहीं देता। कहते हैं आपने बोलना है, चीना लगानी है, ओके, कोई डिस्टर्ब ना हो, ऐसी जगह पे जाते लगाए चीजें, ठीक है, ये क्या है, लिबर्टी है, आपकी लाइफ की प्रोटेक्शन है, सेल्फ डिफेंस में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो कहता है कि ये सारा का सारा चूंकि आपका बेसिक राइट है तो लिहाजा ये रिटेन करता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमें क्या मिलता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या मिलता है, आफ्टर सोशल कॉन्ट्रैक्ट वी गेट लॉज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा ना, अब कोई ना कोई किसी ना किसी फॉर्म में लॉज बन जाएंगे, जजेस जो आपको रिक्वायरमेंट थी, एग्जीक्यूटिव पावर टू इन्फोर्स लॉज, ठीक है जी, लॉज बन गए तो आपने सॉवरेनिटी के साथ पावर्स दे दी किसी को कि वो लॉज को इन्फोर्स करे, तो ये आपको मिल गया। जॉन लॉक की एक और बात करते हैं, लिखें, इफ गवर्नमेंट एंड लॉज फेल टू प्रोटेक्ट, बेटा स्पीड से लिखा करें, आपको पता है आपने 20 मार्क्स का क्वेश्चन 30 मिनट्स में लिखना है, 3 ब्लॉक, ये जो 1.5 घंटे में आप पढ़ रहे हैं ना, ये आपने 30 मिनट में लिखना है, समझ रहे हैं? सो ये स्पीड भी आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा होना चाहिए, जल्दी से लिखा करें, शार्पनेस अपने अंदर रखें बेटा। इफ गवर्नमेंट एंड लॉज फेल टू प्रोटेक्ट human given rights, if government and laws fail to protect human given rights, then laws have no validity, and government can be thrown out, अब देखिए वो कहते हैं कि हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी साइन की है ओनली बिकॉज़ ऑफ प्रोटेक्शन लॉज, इसलिए अगर वो लॉज आपको प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, वो गवर्नमेंट आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही, तो फिर आप मानते हैं, ठीक है जी, जब आपको फायदा नहीं होगा तो आप नहीं मानेंगे ना, तो इसलिए वो कहता है यही बात करता है। अब बेटा हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जे रूसो क्या कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे? पूरा है क्या? जी बेटा जे का पूरा है जीन, JEAN, जीन जॉकस, JACQUES, जीन जॉकस, JACQUES। बेटा ये पैदा हुए जून 28, 1712 को,
जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर जून 28 1712 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इनकी डेथ हुई है बेटा जुलाई 2 1778 को फ्रांस के अंदर डेथ हुई है। अब बेटा देखें यहां पे कौन सी सदी थी, ठीक है 19वीं तो नहीं आई हुई, 18वीं थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि ये 1788 मींस नियर अबाउट एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, तो मींस टू से कि जॉन लॉक के बाद, तो मींस टू से कि ही विल आल्सो डेवलप दिस। उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, उन्होंने कहा यस आई एग्री। थॉमस हॉब्स ने कहा बिल्कुल जी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होती है लेकिन ये वजूहत होती है। जॉन लॉक ने कहा बिल्कुल होती है जी लेकिन ये वजह मेन होती है। अब रसूल क्या कहते हैं ये हम देख लेते हैं। इन्होंने बेटा ह्यूमन नेचर के ऊपर बात की है, लिख लें, और बड़ी इंपॉर्टेंट दैट इज जनरल विल। जनरल विल जिसको आप पॉपुलर सोवरेनिटी भी कहते हैं। जनरल विल जिसको आप पॉपुलर सोवरेनिटी भी कहते हैं, इसके ऊपर उन्होंने बात की। पॉपुलर सोवरेनिटी इज अ टाइप ऑफ योर सोवरेनिटी, योर टॉपिक। जनरल विल और किस चीज से बात, पॉपुलर सोवरेनिटी बेटा, और जनरल विल तो भी पॉपुलर सोवरेनिटी एक ही बात है, एक ही बात है। अच्छा जी, ऑलरेडी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट 16वीं सदी से चला आ रहा था। 17वीं सदी में डेवलपमेंट्स हुई, 18वीं में हुई, 18वीं के एंड के ऊपर उसके ऊपर रसूल ने कुछ मजीद डेवलपमेंट्स की। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट सॉक्रेटिस के दौर से चला आ रहा है। उन्होंने कहा जी कि बिफोर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी या बिफोर सोशल कॉन्ट्रैक्ट मैन वाज हैप्पी and all men enjoyed equally in the state of nature, and all men enjoyed equally in the state of nature। ये बात किसी और ने भी की है, किसने की है? जॉन लॉक ने भी सेम यही बात की है। जॉन लॉक ने भी यही सेम बात की है जो रसूल कह रहे हैं, कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही था। बेटा एक कोटेशन है रसूल की, शुरू में ही लिख लें, आपको समझ आ जाएगी, इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। कोटेशन है, कहते हैं मैन इज बॉर्न फ्री, मैन इज बॉर्न फ्री, पैदा आजाद हुआ था, बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। आप जब पैदा हुए थे बिल्कुल आजाद थे, लेकिन अब आप बहुत सारी जंजीरों में हैं, और वो जंजीरें कवानीन है, मॉरल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की वजह से आप ऐसा चेन्स में। तो यही कॉन्सेप्ट देखें, जॉन लॉक ने भी यही कहा कि वो जब रह रहा था इट्स ओके, वाज एंजॉयिंग, बट क्या हुआ वही बात आगे चल के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जब आप साइन करते हैं तो आप चेन्स में आ जाते हैं जी। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, तो कहते हैं, अब इन्होंने क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उन्होंने कहा जी शुरू में पॉपुलेशन कम थी, गुजारा हो रहा था, फिर पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई, आबादी बढ़ गई, ठीक है जी, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या हुआ, इनसिक्योरिटीज बढ़ने लगी आपके। फिर उन्होंने कहा जिससे आपको वही बात, आप सोसाइटीज का हिस्सा बनने लग गए, फैमिलीज बनने लग गई। सबसे इम्पोर्टेंट ये था ना क्योंकि बस पहले जो थी सोनेज के अंदर आपके पास कोई फैमिली सिस्टम था नहीं, Exactly. आपकी कोई ओनरशिप नहीं थी, तो इनसिक्योरिटीज थी। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर जब ये आई सोसाइटीज बनी तो फिर डेफिनेटली हर इंसान को था कि ये मेरी घर का सोना है और इसकी हिफाजत कौन करेगा, बिल्कुल। तो इनसिक्योरिटीज यहाँ से। वो कहते हैं फिर क्या हुआ, फैमिलीज बन गई, फिर डिवीजन ऑफ लेबर होना शुरू हो गई। डिवीजन ऑफ लेबर, आप ये करेंगे मैं वो करूंगा, ये छोटा है ये करेगा, ये बड़ा है ये वो करेगा, ये बूढ़ा है ये नहीं करेगा, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है जी। अच्छा, डिवीजन ऑफ लेबर जब होने लग गई, ये सारा कुछ हो गया, तो वो कहते हैं फिर क्या हुआ, 3-4 चीजों का कॉन्सेप्ट आ गया जी, शेम, प्राइड, कंटेम्प्ट, जिसको बेटा आप हकारत कहते हैं, और इनवायरमेंट जिसको आप हसद कहते हैं, हकारत, हसद, वही चीज जो आपको थॉमस हॉब्स ने दी थी, सेल्फिशनेस, हेट,
ठीक है, इन्होंने नए लफ्जों के साथ उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने तो शुरू से कहा था ना ये मसले, तो ये अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि आ गया जनाब, जब आपने डिवीजन ऑफ लेबर की तो प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट ओनरशिप के चक्कर पड़ गए, और प्राइवेट ओनरशिप में चीजें क्या इन्वॉल्व हो गई, शेम, प्राइड, कंटेम्प्ट, एन्वॉय। आप कहते हैं ये बड़ी गाड़ी पे है, मैं क्यों नहीं हूं, इतने बड़े घर में ये वो मैं, ये है ना मसले मसाइल सोसाइटी के। एक तरफ ये सारे थीम्स आ गए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए, शऊर आ गया, और दूसरी तरफ डिवीजन ऑफ लेबर की बेस के ऊपर डिफरेंस आ गया सोसाइटी में, ओनरशिप में, चीजों में, प्रॉपर्टी में, लेबर में। ठीक है जी, आप छोटी मोटी लेबर नहीं करना चाह रहे, दैट्स व्हाई यू आर हियर। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर। बेटा फिर लिखे नेक्स्ट, सोसाइटीज बन गई। तो सोसाइटीज जो है जब प्राइवेट ओनरशिप की बात आई तो जो प्योरिटी थी ना वो ग्रीड में बदल गई, बिकॉज ऑफ प्योरिटी, प्योरनेस किस पे चली गई, ग्रीड में, लालच में। किस वजह से? और इनइक्वालिटी बढ़ गई, कंपटीशन बढ़ गया, इनइक्वालिटी और कंपटीशन इनहेंस हो गया। समझ रहे हैं? स्कूल में था, आबादी बढ़ी, सोसाइटीज बनी, फैमिलीज बनी, डिवीजन ऑफ लेबर हुई, प्राइवेट ओनरशिप की तरफ गए, प्राइवेट ओनरशिप की वजह से प्राइड, शेम, एन्वॉय, ये सारी चीजें आई, इनसिक्योरिटी फील की। और वो कहता जब ये सब कुछ हुआ ना तो एक बात उन्होंने बड़ी मजे की थी, ह्यूमंस फॉल्स फ्रॉम ग्रेस। ये कोटेशन है, ह्यूमंस फॉल्स फ्रॉम ग्रेस। वो जो डिग्निटी थी, वो जो ऑनर थी, वो जो मजे थे, फॉल्स फ्रॉम ग्रेस। देयरफॉर लिहाजा इन वजूहात की बुनियाद के ऊपर मैन सरेंडर्ड देयर राइट नॉट टू अ सिंगल इंडिविजुअल, not to a single individual but to the community, अब बेटे यहां पे डिफरेंस है, ये डिफरेंस है जिसको आपने समझना है। ठीक है जी, वो कहते हैं कि सिंगल इंडिविजुअल को आपने राइट नहीं दिया, सिंगल इंडिविजुअल को आपने राइट नहीं दिया, किसको दिया, कम्युनिटी को दिया। कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है, कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट किसमें है, जनरल विल में। देखिए थॉमस हॉब्स ने भी कहा था कि वी आर इक्वल, तो अगर हम इक्वल है तो हम अपना राइट उठा के एक बंदे को दे दें, वो सॉवरेन हो जाए, वो फिर जो मर्जी करता फिरे। नहीं, वो कहता ऐसा नहीं हुआ, हमने वो राइट दिया कम्युनिटी को, क्योंकि हम कम्युनिटी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कम्युनिटी ने अपनी जनरल विल से, सबकी मर्जी से या पॉपुलर सॉवरेनिटी से वो राइट आगे किसी बंदे को दिया। थ्रू दिस प्रोसेस, डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, जनरल विल की बात कर रहे हैं, पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात कर रहा है। वो कहता है ये कैसे हो सकता था कि जी हम सब इक्वल हैं और मैं अचानक कहूं कि जी प्लीज आज के बाद आप जो कहेंगे आप में, ऐसे कैसे हो सकता है। वो कहता कि क्या हुआ कि इंसान ने जनरल विल को, वो अपना जो राइट था, फ्रीडम थी, लिबर्टी थी, कम्युनिटी के हवाले की जनरल विल, और उन्होंने अपनी सारों ने इत्तेफाक के राय से, जनरल विल से, पॉपुलर सॉवरेनिटी के तहत सॉवरेन अथॉरिटी किसी को दी टू रूल बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। ठीक हो गया। तो डिफरेंस थोड़ा सा जो जॉन लॉक से आपको मिलता है वो या थॉमस हॉब्स से मिलता है, वो जनरल विल और सॉवरेनिटी को बेस बना के वो कहता है कि यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को ओन कर रहे हैं तीनों फिलोसफर्स, लेकिन क्या है कि कोई किसी एंगल से कर रहा है, कोई किसी एंगल से, तो इन्होंने जनरल विल और सॉवरेन अथॉरिटी, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। देखें आपको जॉन लॉक ने भी क्लैरिटी नहीं दी थी, आपको कहता था कि प्रॉपर्टी का मसला था, लिहाजा आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में आ गए और आपने बंदे को कहा ठीक है जी आप रूल करें हमें। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक गैप था। विल यू फील अगेन मैं आपको बताऊं, बेटा थॉमस हॉब्स ने जनरल बात की, लेकिन असल रीजन जो थी वो प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी थी, उसको छोड़ा हुआ था। तो जॉन लॉक आए, उन्होंने उसको फोकस किया, उनका असल मसला ये था। ठीक, लेकिन इस मसले की वजह से वो कहते थे जी ओके हम रूलिंग अथॉरिटी के अंदर चले गए। यहां पे भी एक गैप छोड़ा हुआ था कि जी क्या ये मुमकिन है कि एक बंदा खुद अपनी मर्जी से किसी बंदे को
तो उन्होंने कहा नहीं, वो फिर हमने जनरल विल और पॉपुलर सॉवरेनिटी के जरिए हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में उसको सॉवरेन किया। इन्होंने ये डिफरेंस दिया बेटा। स्टेट एंड लॉज वर द प्रोडक्ट ऑफ जनरल विल। स्टेट्स, वो कहते हैं स्टेट एंड लॉज वर द प्रोडक्ट ऑफ जनरल विल। क्या ऐसा हो सकता है कि सारे स्टेट के लोग एक कानून को मानना ही ना चाहें, उनकी मर्जी के खिलाफ हो? फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूं कि कोई स्टेट उठ के ये कानून बना दे कि भाई दिन जो होगा ना, दिन यानी सुबह 7 से लेकर रात 10 बजे तक या 7 बजे तक दिन को कोई बंदा घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई काम नहीं करेगा, खबरदार को निकला दो, ठीक है, और रात को खबरदार को सोया दो। अब चूंकि ये नेचर के अगेंस्ट होगा तो जनरल विल जो होगी लोगों की उसके अगेंस्ट होगा, तो ये लॉ या तो बन नहीं पाएगा, और अगर बन गया, कोई मोनार्क हो, कोई ऐसी अथॉरिटी उन्होंने बना दिया, तो क्या होगा? ये चलेगा नहीं, फेल हो जाएगा। क्यों? जनरल विल का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? नेचुरल लॉज के अगेंस्ट आप जाएंगे। इफ गवर्नमेंट एंड लॉज डू नॉट कंफर्म जनरल विल, रसूल कहते हैं कि if government and laws do not conform general will, state will be discarded। यही बात जॉन लॉक ने भी किया। स्टेट विल बी डिस्कॉर्डेड, जाया हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लॉस ही नहीं एप्लीकेबल होंगे, मकसद ही नहीं हासिल हुआ। जनरल विल का मतलब आप समझते हैं ना, विल ऑफ मेजॉरिटी, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। आपको कहते हैं हमने सब ने मिल के अपनी मर्जी से, ठीक है जी, अच्छा। अब बेटा इन्होंने चूंकि सॉवरेनिटी की बात की है और उसको सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट में भी हम जाके देखेंगे, तो खैर इसको फिर वहीं देख लेंगे। वो कहते हैं कि ये जो सॉवरेनिटी जिस बंदे को आप देते हैं अथॉरिटी, वो इनफ्लेक्सिबल होती है। जी इनफ्लेक्सिबल होती है, इनविजिबल होती है, इनलिमिटेबल होती है। इनलिमिटेबल, लिमिट होती है ना, लिमिटेबल तो आयल लगा दें, यानी उसकी कोई लिमिट नहीं होती। और अनप्रेजेंटेबल होती है। ये चार बातें उन्होंने की सॉवरेनिटी को लेकर। इसको हम सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट में भी दोस्तों को देखेंगे। सर ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में बेटा सुने, इनफ्लेक्सिबल का मतलब आपने किसी को अथॉरिटी दे दी, हेड ऑफ गवर्नमेंट बना दिया, अब उन्होंने डिसीजन लेना है, ठीक है जी, वो कहते हैं, रसूल कहता है कि ये फ्लेक्सिबल होगा। इंडिविजुअल का मतलब ये होता है, खैर कुछ फिलोसोफर्स डिसोन भी करते हैं ना, तो रसूल ये कहता है कि ये डिवाइड नहीं हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर ये नहीं है कि भाई आदि मैं कर लूं, आदि कोई और कर ले, मर्जी से कर ले, तू कर ले, मैं कर नहीं, इंडिविजुअल। फिर वो कहता है कि लिमिट कोई नहीं होती ना अथॉरिटी में। और है, आपको रात को पता चला कि जनाब फलां स्टेट की फोर्सेस जो है वो फलां बॉर्डर पे आ गई और इंटर होने लगी हैं, तो जिसको आपने सॉवरेनिटी दी हुई है वो कहे कि एक मिनट क्योंकि मुझे मिली हुई है, मैं लोगों से पूछ लूं, तो इधर से वोट करा लो, फिर इलेक्शन अनाउंस करो, तो इलेक्शन होने का कम हो जाएगा। यू विल टेक डिसीजन विदाउट आस्किंग यू, बिकॉज़ यू हैव गिवन दिस अथॉरिटी, यू हैव गिवन दिस। सो वो कहता है कि ये इनलिमिटेबल होती है आप। और फिर वो कहता है कि अनप्रेजेंटेबल, मतलब दिस इज नॉट लाइक कि कोई फिजिकल चीज, कॉन्स्टिट्यूशनली आपने जब उसे ओन कर लिया है तो दैट इज प्रेजेंटेड ऑटोमेटिकली टू हिम। बेटा क्वेश्चन लिखें जी, सीएसएस 2020 में क्वेश्चन नंबर 4। मैंने कहा था ना कि जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके हम क्वेश्चन भी लिखेंगे ना, और मैंने कहा था कि जैसे मैं करूंगा आप लोग वैसे करने के पाबंद होंगे। ये रसूल भी कह रहा था। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 सीएसएस 2020, क्रिटिकली एनालाइज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ। क्रिटिकली, अब बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ी डिटेल में मैंने कोशिश की मैक्सिमम आपको डिलीवर करने की। अब आपने हर क्वेश्चन को पढ़ना है, ये पेपर में आया हुआ है, गिवन है, पढ़ के आपने अपने आप से पूछना है कि भाई मैं 15 20 30 25 30 मिनट इस पे लिख सकता हूं, लिख सकती हूं, कुछ मेरे पास रेलेवेंसी आई है कि नहीं, आपने पूछना है हर क्वेश्चन पे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 सीएसएस 2020 में बेटा, क्रिटिकली एनालाइज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ हॉब्स, लॉक एंड रसूल। तो ये तीनों दावों किसने की है जी? इन तीनों दावों के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसने डिस्कस की है जी, वो कहता है क्रिटिकली। सर मैं समझ गया हूं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है सर, ये इन तीनों के अलावा जो हमने पढ़ी है, इनके अलावा भी किसी ने डिस्कस की है?
मोस्टली these people के जिन्होंने इसको एज थ्योरी प्रेजेंट, दैट्स व्हाई वी नीड टू फोकस करें। नेक्स्ट बेटा सीएसएस 2018 में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन पढ़ के देख में कुछ चीजें आ रही हैं? Cause, log, रेशो, उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, डिफरेंस, ओपिनियन आप दे सकते हैं बट लिमिटाइज होके। मतलब अगर जॉन लॉक ने प्रॉपर्टी की बात की है तो आप अपने ओपिनियन में कहेंगे नहीं जी मैं तो नहीं मानता कि ये प्रॉपर्टी गलत है। तो नहीं, क्रिटिकल एनालाइज मीन के आप उनकी उस बात को, स्कूल ऑफ थॉट को ओन करेंगे क्रिटिकली और उसको प्रेजेंट करेंगे, कोट करेंगे, ठीक है। एट द एंड कंक्लूजन में आप कह सकते हैं कि जी फलां जो फिलोसोफर था उनकी थ्योरी मुझे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लगी, जैसे मैंने आपको बताया कि जी उसकी थ्योरी में जनरल बात थी, इन्होंने असल रीजन को फोकस कर दिया जॉन लॉक ने, और इन्होंने जो है वो असल रीजन में भी ये चीज गैप था कि भी किस तरह से, जब हम कह रहे हैं कि इक्वली और दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं वो एक बंदे को, ये गैप था, इन्होंने ये भी मीट कर दिया। तो आप ये बेसिकली जब ये चीजें कर रहे होते हैं तो बेसिकली उनके हिसाब से ही चल रहे होते हैं। एग्जैक्टली, मतलब उसमें हम ऐसा करेंगे कि एक कंपैरिजन और कंट्रास्ट ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा फिलोसोफर का बेटा जनरल ट्रूथ पहले आप देखें, यू हैव टू टेल व्हाट इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जनरल इंट्रोडक्शन जिसको हमने शुरू में किया। देन आप कहेंगे जॉन लॉक, उसका थोड़ा इंट्रो एक का पैरे में हु वाज ही एंड सॉरी थॉमस हॉब्स को और तरतीब से, और फिर उनका थोड़ा सा उसके ऊपर कॉन्सेप्ट, फिर आप जो है अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा बेटा, जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, 3 फिलोसोफर्स हैं, एक थ्योरी है, 30 मिनट है और सीएसएस का लेवल है, तो उसमें बेटा आपने टाइम को बड़ा मैनेज करना है, रेलेवेंसी का बड़ा ख्याल रखना है, बड़ा ये यानी मैं कह रहा था ना कि 1.5 घंटे में हमने जो चीज पढ़ी है वो आपने 30 मिनट में। सर वो बात होती है ना स्मार्ट स्टडी वाली भी, हाँ, लगता है इसके कोई काम आती है तो ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, उसको फिर आपके दिमाग में तक यार मैंने इसके ऊपर इतना कुछ पढ़ा है, लेकिन उसको अब देयर वाज अ टाइम, मतलब एक बैच में मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने सिंपली एक फिलोसोफर को लिया और उसको मतलब रसूल को आज हम रसूल पढ़ेंगे, सारा दिन हम रसूल पढ़ रहे हैं, उसने ये थ्योरी दी, उसने ये दी, उसने ये दी, उसने ये दी। बाद में पता चला कि सॉवरेनिटी और इसके मतलब उसके सॉवरेन के ऊपर और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा तो कभी उसकी कोई बात ही नहीं हुई किसी भी क्वेश्चन में। तो जब नहीं हुई, एक हिस्ट्री में नहीं है, तो व्हाई वी हैव टू बी कि जी हम उनके पढ़ते रहे क्योंकि कितनी बुक्स नहीं, कौन सी बुक कब आई, कौन सी बुक कब छपी नहीं छपी, या जो है उनकी कितने फैमिली का बैकग्राउंड क्या था, कब वो इधर गए फिर उधर चले गए, इस ग्रुप में आए नहीं आए चले गए, वो तो पूछ ही नहीं रहा तो कहाँ गए कहाँ आए। और ये जो पॉइंट्स ये डेट्स वगैरह मैं बेटा बता देता हूँ एग्जैक्टली, तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है कुछ थोड़ा सा आपको, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में अदरवाइज दिस इज नॉट नीडेड। जब आप थॉमस हॉब्स की वो कह रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ थॉमस हॉब्स, तो वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि ये कब पैदा हुआ था और किस साल में इसकी डेथ हुई, और जब डेथ हुई तो इनकी जो है जिस्मानी हालत क्या थी, ये बंदा हॉस्पिटल के आके मरा के बाहर मरा, एम्बुलेंस आई थी कि क्या हुआ था, कुछ नहीं रहा, आप बताएंगे भी नहीं। यू विल टेल कि जॉन लॉक वाज अ फिलोसोफर और वो फिलोसोफर क्लास से थे और उनका स्कूल ऑफ थॉट में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और उसमें उनका ये पॉइंट, मतलब क्वेश्चन की रेलेवेंसी का ध्यान में रखना बेटा। इररिलेवेंट होंगे तो होता है बाद में आप एक फिलोसोफर की ही बायोग्राफी को मेंशन कर रहे होते हैं, टाइम देते हैं 20 मिनट गुजर चुके होते हैं, टाइम बड़ा स्पीडी गुजर रहा होता है, तो ये बेटा आपने ध्यान में रखना है, ठीक हो गया। बनाए ना, ये इट्स योर जॉब, आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, एनालिसिस करें। I will share further a few articles on you to you people through your WhatsApp group, आप उनको देखें, ठीक है, और उसको वैल्यूएट करके अपने हिसाब से देखें। वो नोट्स मैंने पहले कहा था कि जी मैं लाइक आके जस्ट लिख देता जी हॉब यहाँ लिख देता प्रॉपर्टी, इसने बात नहीं की, इसने जनरल ये एक टेबल दे देता, वो शायद 5 मिनट में काम हो जाता, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर, और फिर ये कॉन्सेप्ट लिंक कर रहे हैं। आज तो शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज हमने सॉवरेनिटी सॉवरेन बात की है, कल जब हम इस लेक्चर को पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बताऊंगी। एक क्वेश्चन आया हुआ है एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉवरेनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, आपने पढ़ ली है 5-4 पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ लिया है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें लिंक हो रही होती हैं, लेकिन कौन सी चीजें लिंक होनी है कौन सी नहीं होनी, दिस इज माय जॉब, इट्स माय सॉवरेन अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लिखिए सीएसएस 2018 में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द concept of state of nature as given by Thomas Hobbes। जनरल बात की थी उसने शुरू में इंसान की, make its comparison with social contract theory presented by John Locke and Rousseau। अब आप जरा क्वेश्चन को समझें,
वो आपको कह रहा है कि जी थॉमस हॉब्स का जो स्टेट नेचर कॉन्सेप्ट है और इस एक फिलोसोफर का इन दो फिलोसोफर्स के साथ तीनों का अलग-अलग नहीं मांग रहा। समझ रहे हैं? क्वेश्चन की नेचर को समझना है, क्वेश्चन को समझना है। इसलिए कहा जाता है कि 35 मिनट का क्वेश्चन है तो 5 मिनट आप क्वेश्चन को पढ़ें, स्टेटमेंट को पढ़ें, बार-बार पढ़ें, मांग क्या रहा है। देखें अब ऐसा क्यों कहा उसने? थॉमस हॉब्स ने बेसिकली एक असल चीज जो बुनियादी थी वो आपको दी है, इनिशिएट किया है। ठीक है जी, सॉक्रेटिस ने किया लेकिन इस तरह से प्रॉपर नहीं, तो इन्होंने किया है। अब जॉन लॉक और जे रसू ने आके उसके ऊपर कुछ अमेंडमेंट्स की हैं, बेसिक्स को नहीं छेड़ा। उनका यस इट इज द नीड ऑफ ह्यूमंस के वो करेगा, वो फॉलो करेगा, वो आएगा या आएगा सुब्रेला। सो बेसिकली ये दो लोग बाद में आए, वो पहले था, वो 16वीं सदी का बंदा है, ये 18वीं, समझ रहे हैं मैंने आपको। तो इसलिए आप इन दो की चीजें और उस एक के साथ कंपैरिजन इसने मांगा, ये डिफरेंस है। और आप इसकी इंपॉर्टेंस देख के बेटा, सीएस 2020 में 18 में क्वेश्चन उसने दिया हुआ था, एक साल का गैप दे के 20 में उसने इसको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 2017 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, वो देखिए। अरे वो पीछे वाले को लेके चल रहा है ना, उसे एग्री कर रहा है, फिर आगे उसमें अमेंडमेंट एग्जैक्टली हर एक ऐसे कर एग्जैक्टली। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2017 में क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ये थोड़ा सा जनरल है क्वेश्चन, आप पहले लिख लें फिर हम कुछ डिस्कस भी कर लेते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डिफरेंट पॉलिटिकल फिलॉसफीज ऑफ हॉब्स। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डिफरेंट पॉलिटिकल फिलॉसफीज ऑफ हॉब्स एंड लॉक। हॉब्स एंड लॉक की डिफरेंट पॉलिटिकल फिलॉसफीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब मेजरली तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, लेकिन चूंकि आपने उसने ह्यूमन नेचर के ऊपर भी बात की है, उसने जनरल कुछ चीजों को भी डिस्कस किया है, तो आप उनका रेफरेंस ले सकते हैं। और वी विल ट्राई कि इंशाल्लाह लेटर ऑन एक ही दफा क्वेश्चन आया, ठीक है, इस सेंस में। इसमें भी आप देखें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज आल्सो अ पॉलिटिकल फिलॉसफी व्हिच इज मेजरली वर्कड ऑन बाय। सो आप इसको कोट करेंगे ही करेंगे, जनरल उनकी वो चीजों को देके भी मैनेज कर सकते हैं। फर्दर इसकी डेप्थ में तीनों की अलग-अलग फिलॉसफीज को भी देखें, जैसे जनरल विल और पॉपुलर सॉवरेनिटी रसू की एक अलग फिलॉसफी है, ठीक है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे तो उनका काम है ही, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको उसके साथ बेसिकली यही चीज वो डिमांड कर रहे हैं। नेक्स्ट जी, हाउ दीज थ्योरीज इंप्लीमेंटेड इन द प्रेजेंट डे पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिसी मेकिंग। मैंने आपको अपने मुल्क के 1973 के आइन के 2 आर्टिकल्स का रेफरेंस दिया, तो आप किसी भी स्टेट को उठा के देख लें, उनके हम पढ़ेंगे। अच्छा कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा लेटर में आपको, लाइक हमने आपके पार्ट 2 का जो पेपर है उसमें पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूके पढ़ना है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फ्रांस पढ़ना है, जर्मनी पढ़ना है, ठीक है जी, चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे जी। तो यू विल नो अबाउट देयर कॉन्स्टिट्यूशन, देयर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देयर पार्लियामेंट, सब कुछ वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो आप फिर रेफरेंस, आपके पास फिर नॉलेज होगा ना, तो आप रेफरेंस ले सकते हैं फ्लां स्टेट का टाइम के हिसाब से, फ्लां का, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 2015 में भी इस पे आया। मैं लास्ट 5 इयर्स क्वेश्चंस को चुके फोकस कर रहा हूं, और आप देख रहे हैं कि 5 इयर्स में चौथी दफा ये क्वेश्चन आने लगा है। जैसे फाशिज्म का मैंने देखा था 4 से 5 दफा, यानी 5 सालों में अगर एक क्वेश्चन 5 दफा ही आ गया है तो इसका मतलब किसी न किसी फॉर्म में हर साल आ रहा है, तो इंपॉर्टेंट है ना। तो इन द सेम वे, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, 2015 में आया था। क्रिटिकली एग्जामिन द कांसेप्ट ऑफ हॉब्स एंड लॉक, हॉब्स एंड जॉन लॉक या लॉक अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या किया उसने इसमें? डिफरेंस है क्वेश्चन में, क्या डिफरेंस है? हॉब्स और लॉक की बात की, रसूल को छोड़ गया, ठीक है। तो आपने ध्यान में ये रखना है, आपके ध्यान में बैठा होता है कुछ स्टूडेंट्स के, मेरे कुछ और स्टूडेंट्स ने आके बताया, लाइक मुझे याद है इस तरह से अक्सर इंसिडेंट्स हो जाते हैं। क्वेश्चन बैठा होता है कि वो हॉब लॉक और रसूल तीनों का आता है, तीनों की बड़ी जबरदस्त किस्म की वो देखे है एनालिसिस। तो क्या सर वो बात नहीं, सर आपने 12 आके पढ़ा तो उसमें रसूल का जिक्र नहीं था, तो सर ये वो गलत तो नहीं हो गया कुछ? मैंने कहा आप उनको कॉल करके बताएं कि यार वो रसूल वाला क्वेश्चन काट देना प्लीज, दैट इज नॉट। तो आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, थोड़ी बहुत वो चेंज करेगा। देखिए पहले उसने क्या किया, तीनों को इक्वल वेटेज देके तीनों का कंपैरिजन मांगा। फिर उसने क्या किया, थॉमस हॉब्स का, जॉन लॉक और रसूल के साथ। फिर उसने क्या किया, उनको बात वही की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन जनरलाइज कर दिया, जनरल फिलॉसफीज, ठीक। फिर उसने क्या किया,
उसने सिर्फ हॉब्स की और लॉक की बात की रेजोल्यूशन कर दिया, ये वो करता है, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की इंपॉर्टेंस इज देयर। ठीक है, तो अगर वो बेटा 5 सालों में मैंने कहा कि 2015 से पीछे तो हमने जाना ही नहीं है ना, हम रिसेंट सिनेरियो में देखेंगे, तो बेटा 2015 से 2020 तक के 5 सालों में 5 अटेम्प्ट्स में अगर एक क्वेश्चन 4 दफा आ रहा है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो कितनी बनती है, मोर देन 90% बनती है ना इसके आने की हर साल, समझ रहे हैं, 4 और 5 होगा बड़ा, तो इसलिए दिस वाज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इस पे बहुत सा काम कीजिएगा, और बिकॉज के टाइम ओवर हो गया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट, और एक चीज मैंने शायद लास्ट वीक भी डिस्कस की थी, कुछ टॉपिक्स ज्यादा वेटेज रखते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चीजें ज्यादा रिलेट कर रही होती हैं, बेसिकली ये थ्योरी थी लेकिन 3 आपके पॉलिटिकल फिलोसफर्स का जो है वो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, तो इसलिए ज्यादा वेटेज थी। आपने फासिज्म को पढ़ा, सिंपल था, लेकिन आपने इटली को, जर्मनी को, उसका हिस्टोरिकल, चूंकि वो क्वेश्चन हिस्टोरिकल बेस दे रहा था तो इसलिए हमने बहुत पीछे जाके उसको देखना पड़ा, तो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बेटा आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको बता सकूं। ठीक हो गया जी? Now is there any question about social contract theory? जी जी बेटा